तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूसीएल राउंड ऑफ 16 में हुए मैचेस की, इंक्लूडिंग आर्सेनल वर्सेस पोर्टो एंड बार्सिलोना वर्सेस नापोली। साथ ही साथ राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग की प्रेडिक्शंस भी करेंगे और पता लगाएंगे तुगेल की सैकिंग का क्या मतलब हो सकता है फॉर क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड लिवरपूल। एंड फाइनली आईपीएल 2024 से रिलेटेड खूब सारे अपडेट्स को कवर करेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे जो इंजरी का बहाना देके आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यार यूजुअली ऐसा होता है ना कि स्पोर्ट्स की दुनिया में जो मेजर न्यूज़ आती है, जो मेजर मसाला होता है, वो आता है वीकेंड की तरफ। हाँ। बट इस बार हमने मिड वीक में ही इतना कुछ होता है देख लिया है, चाहे वो आईपीएल की दुनिया में भाई मतलब कुछ दो तीन बहुत ही ऐसे ओवरऑल तो बहुत अच्छा मूड है, लेकिन दो तीन बहुत ही खराब न्यूज़ निकल के आई है। ये तो अब स्टार्ट हो रहा है ना, आईपीएल आने वाला है तो अब न्यूज़ भी आनी स्टार्ट होती रहेगी धीरे धीरे, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। एंड तुकेल की भी सैकिंग होने वाली है, तो कंफर्म हो चुका है। एंड उसमें हमारे क्लब्स बड़े इन्वॉल्व होने वाले हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ सकता है वहाँ पर। सो हर चीज़ को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। वील स्टार्ट विद द यूसीएल। ठीक है, अभी तक इतने सारे मैचेस हुए थे। एक मैं तुम्हें बात बता दूं, जो तुमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि राउंड ऑफ 16 के हर मैच डे पे 4 मैच डेज हुए हैं अभी तक। 4 थे या फिर आई थिंक 4 ही हुए। चारों मैच डे पे एक ना एक मैच ऐसा जरूर था जहाँ पे एक टीम ने 0 शॉट्स लिए। कंटिन्यू हो रहा है। इस बार वो आर्सेनल ने करके दिखा दिया। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे बार्सा और नापोली से, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड गेम्स जो था वो बार्सा नापोली का ही था, अलॉन्ग साइड इंटर एंड एटलेटिको। बाकी थोड़े बहुत ऑन पेपर वन साइडेड से ही थे। एंड इस गेम में आते वक्त दोनों ही टीम्स का कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड चल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा केओटिक था दोनों का, चाहे वो मैनेजरियल ले लो जो सिलसिला वहाँ पे है, प्लेयर्स के फॉर्म ले लो, तो क्लब ओवरऑल एक अच्छी रिदम में नहीं थी। नापोली का ये थर्ड मैनेजर है बाय द वे इसी सीजन में। तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है इस टाइम पे नापोली। बार्सा तो कहीं ज्यादा है। एंड विच इज व्हाई आई थिंक इस मैच में गोइंग इनटू दिस गेम, फर्स्टली बिकॉज बार्सा का अवे गेम भी था, एंड सेकेंडली नापोली थोड़ी स्टेबल नहीं रही है। काफी ज्यादा 50-50 था इन माय ओपिनियन नैरेटिव। वुड यू एग्री विद दैट? आई थिंक 50-50 तो मैं नहीं कहूंगा। आई थिंक बार्सा को मैच जीतना चाहिए था। नहीं, वो तो हम अभी आएंगे कि जीतना चाहिए था अल्टीमेटली के नहीं, बट नहीं मैं ऑन फील्ड परफॉर्मेंस नहीं कह रहा। मैं तो बिफोर द मैच इवन स्टार्टेड मैं तब भी कह रहा था, क्योंकि मतलब हम लोग इस टाइम पे बना हुआ है कि बार्सा इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर देम, क्योंकि लीग में जीतने में प्रॉब्लम हो रही है, घर पे जीतने में प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजर जाने वाला है। राइट। आई थिंक बट लाइक उसी चीज़ को हम लोग नापोली से भी कंपेयर करें तो नापोली उन्हीं चीज़ों में और भी ज़्यादा गिरी हुई है। लास्ट सीजन ये लोग लीग जीते हुए थे, इस साल ये लोग लीग जीतने के आसपास भी नहीं है। बाकी सारे कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। तीसरा मैनेजर है इसी सीजन के अंदर। एंड जो मेन इनके प्लेयर्स थे, क्वारत्स्केलिया इज नॉट हैविंग अ गुड सीजन। ओसी में जो लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेला था, आई नो इस मैच में गोल मार दिया, बट ये सीजन उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा। मैच भी बेकारी गया। तो उनके जो मेन प्लेयर्स है वो भी स्टेप अप नहीं कर रहे। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम लोग वाइब देखें तो नापोली की कायदे से बहुत ही ज़्यादा गंदी है। इट्स जस्ट कि बार्सा इज अ मच मोर रेलिवेंट क्लब राइट नाउ, इसलिए उनकी जो भी कमियां हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही हैं। हो सकता है, एंड पॉसिबली शायद मेरा पर्सनल बायस भी हो कि मैं अपने क्लब को अंडररेट कर रहा हूँ, बट आई थॉट कि पर्सनली यहाँ पे कोई भी जीत सकता था, क्योंकि बार्सा जिस तरीके से बॉटल करते हो यार ये इतने सारे मैचेस, मतलब लो टेबल टीम्स इन ला लीगा उनके अगेंस्ट जो खेलते हुए आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात थी कि अवे फिक्सचर में यूसीएल में जाके टट्टी ना करके आए। राइट। तो कमिंग इनटू दिस गेम आई डिड नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशंस, बट हाँ एक इनसाइड फीलिंग जरूर थी कि वी आर स्टिल मच बेटर ऑन पेपर। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज है नहीं हमें हारने का। अब हार गए या फिर हार जाएंगे तो अलग बात होगी। राइट। सो लेट्स कम टू द टैक्टिकल सेटअप नाउ एंड लाइनअप्स की बातें करते हैं। ठीक है, बार्सा यहाँ पे हमारे बैक 3 में इनिगो मार्टिनेज, अराहो और कुंडे के साथ जाते हैं। उसके ऊपर डबल पिवट में हमारे पास क्रिस्टेंसन और डियोंग होते हैं एक्सपेक्टेडली। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस थे नहीं। कुबार्सी को लोग कहेंगे, लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ जाना ही सही था। ऑल्दो इनिगो मार्टिनेज की वजह से ही अल्टीमेटली गोल आया भी है। फिर जो डबल पिवट के आगे 4 मिडफील्डर्स होते हैं हमारे, विंग्स पे कैंसेलो और यमाल थे, एंड बीच में गुंडोगान एंड पेड्री थे। बोथ हैड काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग गेम्स अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, उसको मैं डिस्कस करूंगा। अप टॉप ऑफ कोर्स लेवेंडोव्स्की, एंड राइट नाउ आई थिंक वो डिजर्व भी करता है बिकॉज गोल्स भी मार रहा है, इस मैच में भी मारे। एंड मेन इशू वही था कि फॉर्म नहीं था उसका। अब अगर वो आ गया तो ही शुड बी स्टार्टिंग बिकॉज ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द बिग स्टेज। तो मैं लाइनअप से ऑल एंड ऑल खुश ही था। कोई ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजेस नहीं थे। अच्छा, ट्विटर पे काफ़ी फैंस जो है, बार्सा फैंस स्पेशली, काफ़ी गुस्सा थे इस बात से कि वाई नॉट स्टार्ट 2 विंगर्स अलोंग साइड लेवेंडोव्स्की। मतलब क्योंकि हमें पता है हम 3-2-4-1 में खेल रहे हैं, विच ट्रांजिशंस इनटू अ 4-4-2 जो हम डिफेंसिवली जा रहे होते हैं। राइट।
तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब कैंसेलो की जगह वहाँ पे कोई विंगर होगा जो कि बैक 4 बनाएगा फिर पीछे आते वक्त? नहीं, लाइक आई थिंक उनके हिसाब से 4-3-3 के साथ जाना चाहिए था। नहीं यार, वो उनके हिसाब से वो सब तो हम अभी डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के पर्सनल एक बायस होगा किसी फॉर्मेशन के साथ। पर्सनली इफ यू आस्क मी आल्सो, जब हमने ये 3-4-1 खिलानी शुरू करी थी, जब एल क्लासिको आया था पहला वाला, जब 2-1 बेलिंगम ने 2 गोल मार दिए थे, उस मैच हमने पहली बार देखा था ये फॉर्मेशन खेलते हुए। एंड मैंने तब भी कहा था कि यार आई पर्सनली लाइक दिस फॉर्मेशन अ लॉट, क्योंकि मैं सिटी को भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है देख कर। बट क्या तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पेडिग्री है, इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन है कि तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन को पुल ऑफ कर सकते हो हर मैच में? वुड इट नॉट बी बेटर अगर हम लोग 4-3-3 के साथ ही स्टिक करें? तो ये बात तो मैंने तब भी कही थी, बट हम लोग उस बात को हुए कितने महीने हो चुके हैं। हाँ, और उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो मतलब मैं उल्टा सरप्राइज होता अगर अभी हम कंटिन्यू करते आ रहे इस फॉर्मेशन से और फिर एकदम से हमने 4-3-3 कर दी। राइट। तो आई वुड नॉट ब्लेम चावी ऑन दैट कि भाई तुमने एकदम से फिर 2 विंगर्स क्यों नहीं खिलाए। अगर ये फॉर्मेशन के साथ ही हम खेलते हुए आ रहे हैं तो फिर नई फॉर्मेशन करते और मान लो हम हार गए होते तो फिर लोग ब्लेम करते कि तुमने फॉर्मेशन चेंज क्यों कर दी, सिस्टम क्यों चेंज कर दिया जब मैटर करता था। तो मैं वहां पे कॉल आउट नहीं करूंगा, वो तो हिपोक्रेसी हो जाएगी थोड़ी सी। पॉइंट इज वी वेंट वंस अगेन विद 3-2-4-1 एंड पहला हाफ जो था हमारा, we genuinely dominated. This was one of the best first halves from Barcelona in the past few months. I think शायद इस साल का तो मैं कह सकता हूँ कि टॉप 2-3 में तो आएगा आराम से। As said by Xavi also, Xavi and all the players were also after the match ended, सब लोग यही कह रहे थे कि जो हमने फर्स्ट हाफ करा है उसके हिसाब से तो genuinely we had a great performance. मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मैं चावी के वर्ड्स को थोड़ा कम सीरियसली लेने लग गया हूँ। Okay. क्योंकि भाई वो जब हार रहा होता है तब भी प्राइड एंड डिफीट कर रहा होता है, और अब वो जाने भी वाला है। राइट। एंड उसने थोड़ा ऑफ लेट रो के भी दिखाया बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज में कि जॉब ऐसी है, ये है, तुम सपोर्ट नहीं करते। तो मैं थोड़ा कम सीरियसली ले रहा हूँ उसको, उसके शब्दों में मैं इतना जाऊँगा नहीं। बट हाँ, एज पर माई एनालिसिस एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो आई फेल्ट द सेम वे कि हमारा फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था। वी जस्ट लैक्ड अ बिट ऑफ लक। एंड मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, लेट्स फर्स्ट कम टू द स्टैट्स एंड फिर हम लोग और मैच के हैपनिंग्स की बात करेंगे। पहले हाफ में हमारे पास 50% पोजेशन था। पोजेशन बाय द वे बहुत ज़्यादा नहीं है इस बार इफ़ यू सी, बट जिन लोगों ने भी मैच देखा है, आई थिंक आखिरी के 8-9 मिनट तुम हटा दो फर्स्ट हाफ के, हर किसी को देखने में यही लग रहा होगा कि बार्सिलोना हैज़ द बॉल ऑल द टाइम, डोमिनेट करा हुआ है, पूरे टाइम बॉल डोमिनेट करा हुआ है। राइट। जबकि ऑन पेपर से 50% पोजीशन नहीं था, विच मीन्स कि बार्सा वर सो फ्लूइड, सो कॉन्फिडेंट विद द बॉल व्हेन दे हैड इट, एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड दे वर सो गुड कि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक नापोली तो गेम में है भी नहीं भाई। इट इज ऑलवेज बार्सा गोइंग फॉरवर्ड, और अगर बाय चांस बॉल लूज करते भी हैं ऑन द काउंटर तो वो लोग फिर नापोली को टैकल करके पीछे, अभी मैं कुंडेगर की बात करूंगा, दे हैड अ ग्रेट गेम। आई थिंक नापोली का भी ना ये पोजीशन वाइज शायद इसलिए क्योंकि बिट्स एंड पार्ट्स में पोजीशन मिला, एंड फिर वही वो अटैक करने गए, फिर वापस लूज कर दी। मतलब वो गोल तक पहुंच ही नहीं पाए, मिड वे में ही लूज कर देंगे व्हेन दे वुड बी अटैकिंग आवर, व्हेन दे वुड बी अप्रोचिंग आवर अटैकिंग थर्ड, आते आते वहां तक बॉल लूज कर चुके होंगे, देन बार्सा फिर से बॉल रिगेन करके कंट्रोल बना लेंगे अपना। तो बहुत ज़्यादा सूदिंग गेम लगा मुझे पहले हाफ में देखने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने 50% पोजीशन के साथ इस बार 7 शॉट भी ले लिए। दिस वाज अ मेजर इंप्रूवमेंट फॉर मी, राइट, एंड 3 ऑन टारगेट भी थे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, नापोली के 0 शॉट्स टेकन थे। ओके, दिस इज द बिगेस्ट विन फॉर अस इन द फर्स्ट हाफ। अभी मैं इंप्रूवमेंट्स की बात करूंगा कुछ। पहला इंप्रूवमेंट मेरा यही है बार्सिलोना के, अगर मैं नज़रों से देखूं तो, कि फर्स्ट हाफ में हमें क्या मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वी वर डिफेंसिवली सॉलिड। अ टीम दैट इज नोन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स कि हम लोग पहले 1-2 मिनट के अंदर ही गोल खा जाते हैं इंडिविजुअल एरर्स की वजह से, वो अगर 0 शॉट्स कंसीड कर रही है, फॉरगेट गोल्स, शॉट्स ही 0 कंसीड कर रही है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप अप है। दैट टू अवे फ्रॉम होम। तो आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए बार्सा को। एंड मैं इस मैच में जहाँ मतलब होता है ना खोल के एकदम घसीटना होगा, मैं वो भी करूंगा, लेकिन जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए मैं वो भी दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्विटर पे एंड सोशल मीडिया पे ना इस मैच में इनिशियली एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स जब पहला हाफ खत्म हुआ था, एंड बाय द टाइम द गेम एंडेड, राइटफुली सो, पीपल के काफी नेगेटिव इमोशंस थे, बट उसके चक्कर में दे फॉरगॉट द गुड स्टफ। आई थिंक वो सेकंड हाफ स्पेशली जब वो गोल आया तो फ्रस्ट्रेशन इतना था, उसके वजह से थोड़ी मिसडायरेक्टेड एंगर निकला ये। वरना फर्स्ट हाफ के बेसिस पे तो जितना मैंने पढ़ा, आई थिंक एवरी बार्सा फैन इज क्वाइट हैप्पी जो उन्होंने फर्स्ट हाफ खेला। एंड अगर मैं यहाँ पे ओसीमैन और क्वार्ट्ज़केलेया की बात करूँ, बिकॉज वही दोनों हाईलाइट्स थे नापोली के जिनके बारे में सबको जानना है। भाई ओसीमैन वॉज नो वेयर टू बी सीन। इनफैक्ट ओसीमैन सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था पिच पे, बिकॉज ही न्यू कि उसको वो सर्विस नहीं मिल पा रही जिसके लिए उसको गोल मारना चाहिए। ही वॉज सीमिंगली वेरी इरिटेटेड, वेरी फ्लस्टर्ड ऑन द पिच, चिल्ला रहा है, बार बार गुस्सा हो रहा है, वो दिख रहा था उसकी आंखों में,
उसकी शक्ल के एक्सप्रेशन से कि वो इरिटेटेड है इस बात से कि उसको बॉल सर्व तो करो तब तो कुछ डिफरेंस क्रिएट करके देगा। एंड नेपोली के 0 शॉट्स टेकन है तो ओसीमैन के तो नेचुरली 0 शॉट्स टेकन ही है। एक स्ट्राइकर के अगर एक पूरे हाफ में 0 शॉट्स टेकन है तो देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। एंड एज फार एज क्वाइटस्केलिया इज कंसर्न, वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था भाई। कुंडे हैड अ स्टेलर गेम। ओके, पॉकेट करके रखा हुआ था भाई। मतलब होता ना कि क्वाइटस्केलिया बॉक्स के अंदर घुस ही नहीं पा रहा, इतना इनइफेक्टिव है कि एकदम शट डाउन ही कर दिया भाई। वो करा कुंडे ने इस मैच में। आई थिंक फेयर प्ले टू कुंडे, क्योंकि क्वाइटस्केलिया भी जितना मैंने कहा है कि ही हैज नॉट बीन हैव अ गुड सीजन, ऑफ लेट पिछले 3-4 मैचेस में थोड़ा सा ही हैज लुक लाइक हिमसेल्फ। बट वही बात है कि अगेंस्ट अ क्वालिटी ऑपोजिशन, एंड आई नो कि मैनेजर पीछे क्लब के अंदर बहुत चीजें चल रही हैं, बट देन अगेन जब एक क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट मैच हुआ कुंडे के अगेंस्ट स्पेसिफिकली, देन ऑब्वियसली कुंडे गॉट द बेटर ऑफ हिम। एंड कमिंग मोर इनटू द फर्स्ट हाफ, मैं यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स की बात करना चाहता हूँ, जो मेरे टेक अवेज होंगे फर्स्ट हाफ से, इफ वी एनालाइज इट प्रॉपर्ली। पहला टेक अवे तो एज आई सेड कि हमने 0 शॉट्स कंसीड करे, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। सेकेंड इंप्रूवमेंट इज वी वर नॉट वेटिंग फॉर द परफेक्ट चांस टू शूट। जो एक हमने ये कई बार डिस्कस करा है ना कि बार्सिलोना सिटी से क्या सीख सकती है। कि सिटी के पास भी उतना ही पोजीशन होता है 60-70% जितना बार्सा के पास यूजुअली होता है, बट सिटी उतने पोजीशन में एक हाफ के अंदर ही 10-12 शॉट ले चुकी होती है। बार्सिलोना 3-4 मैक्स। क्यों? क्योंकि बार्सा को लगता है भाई हम जब तक वो परफेक्ट गोल क्रिएट नहीं करेंगे ना कि एकदम ही खुल गया, फेक करें और उसका देख खाली गोल मिल जाए फिर उस पर शूट एकदम ही मतलब परफेक्ट लोग अब चिल्ला के बस रोने ही लग जाए कि अरे भाई ये क्या देख लिया। राइट, तब तक हम शूट ही नहीं लेंगे। वी आर स्टिल वेटिंग टू क्रिएट दैट परफेक्ट चांस। आई थिंक इस मैच में हमने वो गलती नहीं करी। इसके बहुत टिपिकल एग्जांपल्स तो मेरे ख्याल से गुंडोगान और यमाली हैं, जिन्होंने होता ना कि दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द गोल, बॉक्स के भी बाहर है, बट जरा सी ओपनिंग देखने को मिल रही है तो भर के शॉट मारा, एक फुल पावर से मारा, बॉक्स के अंदर, बॉक्स कह रहा हूँ फ्रेम के अंदर फिनिश हो रही है, कीपर को टेस्ट कर लिया कि भाई कीपर जाग के रहे, कभी भी गोल आ जाएगा। वो डाउट क्रिएट करना कीपर के माइंड में कि यहाँ से वो पास करेगा फिर शूट करेगा, सो आई हैव टू बी अवेयर एवरी टाइम। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज वाई हमने 7 शॉट लिए, ऑल्दो पोजीशन हमारा यूजुअली जितना होता है उससे काफ़ी कम था। एंड यमाल एंड गुंडोगान पर्टिकुलरली, आई थिंक इसमें वो 2 बंदे थे जिनका फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में कि ये लोग कुछ ट्राई कर रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्रिएट करने का। हमेशा वही टिपिकल टेम्पलेट पे फिट नहीं कर रहे थे कि हमें इसी के थ्रू गोल क्रिएट करना है। अच्छा, लेवेंडोस्की का कुछ खास नहीं किया था फर्स्ट हाफ। मैं अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट मेरा वही होने वाला है, विच इज लेवेंडोस्की। आई थिंक लेवेंडोस्की वंस अगेन हैड अ मच बेटर हाफ दैन व्हाट ही हैज हैड इन द रीसेंट गेम्स। अभी जो इसने पिछले 5-6 मैचेस से गोल मारने शुरू करे, इसमें एक कॉमनैलिटी क्या है हर मैच में कि नाउ ही इज स्टिकिंग टू द बॉक्स, ही इज स्टिकिंग टू हिज जॉब। जबरदस्ती लेफ्ट विंग पे ड्रिफ्ट करके डीप डाउन आकर फिर वहां से प्ले में करने का कोशिश नहीं कर रहा है। राइट, ही नोज उसको भी बॉक्स के आसपास रहना है। गुंडोगान रन्स बना रहा होगा मेरे बगल से, 1-2 करके मैं अच्छे चांसेस क्रिएट कर सकता हूँ, स्कोर कर सकता हूँ। आई थिंक लेवेंडोस्की को आई सॉ अ लॉट मोर ऑफ हिम इन द बॉक्स, एंड वहीं से वो थ्रेट्स क्रिएट कर रहा था। ही वाज आस्किंग फॉर द बॉल, अच्छी पोजीशंस पे आके बॉल डिमांड करना, ये सब चीज़ें एक अच्छे स्ट्राइकर की निशानी होती है, वो उसे करके दिखाया। राइट, तो मैं क्रेडिट जरूर दूंगा लेवेंडोस्की को वहाँ पे। फोर्थ अपना जो पॉजिटिव होगा फॉर मी वुड बी दैट फर्स्ट हाफ में हमने देखा था, ऑल्दो वी कुड नॉट स्कोर, देयर वाज अ गुड मिक्स ऑफ सेंट्रल प्ले एंड क्रॉसेस एज वेल। ओके, एक ही चीज़ पे हम रिलायंट नहीं थे। कैंसेलो वॉज इन्वॉल्व हेविली इन द फर्स्ट हाफ। कैंसेलो को भी पता, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आगे जाके उतना अच्छा नहीं था, डिफेंसिवली ज़्यादा रुका हुआ था। उसको उस एंड पे यार वो 2 अपना डी लोरेंजो था और वो कौन था भाई अपना, मैं उसका नाम भूल गया जो उनका विंगर था, पोलिटानो। वो लोग अच्छा खेलते हैं भाई, मतलब दे आर नोन टू क्रिएट मेनेस ऑन द विंग्स, तो उनको टैकल भी करना था उसको। उसकी जॉब ही वही थी बेसिकली, लाइक इट वाज नॉट कि वो आगे जाके सीधा आगे जाके ही अटैकिंग थर्ड में ही रहेगा, पीछे भी जाना पड़ेगा। एंड द फ्लिप पॉइंट इज कि ये सब करते हुए भी ही वाज इन्वॉल्वड इन मोस्ट ऑफ द चांसेस। तो आई डोंट गेट व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हिम। ओके, क्योंकि अगर उसका मेन जॉब यहाँ पे था दूसरे लोगों को रोकना, एंड उसके बाद भी वो बार्सा के मेन चांसेस में हमेशा इन्वॉल्व था फ्रॉम द लेफ्ट विंग। आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। आई थिंक ही डिजर्व्स क्रेडिट देयर, एंड लोग थोड़ा अनफॉर्चुनेटली उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन माय ओपिनियन। तो गुड मिक्स ऑफ सेंट्रल प्ले एंड ऑन द विंग्स एज वेल। एंड सेंट्रल प्ले में आई थिंक मेन क्रेडिट जाएगा यहाँ पे गुंडोगान का, जो कि वो बंदा होता है ना जैसे फर्मीन लोपेज होता है कि वो आप बॉक्स के अंदर नंबर 8 वाली रन्स बना रहा है। गुंडोगान का भी निकला था, हीट मैप निकला था, एंड एवरेज पोजीशंस निकालनी थी। लेवेंडोस्की से ज़्यादा उसके ऊपर की एवरेज पोजीशन में। ओके, तो मतलब ही वॉज दैट गाय जो कि बॉक्स में बाबा रन बनाएगा ही बनाएगा। एंड ये जो बॉक्स होता है ना मिडफील्ड में 3-4-1 में, आई थिंक इसमें हमेशा उसका बेटर गेम तब निकल के आता है जब वो आगे वाले 2 लोगों में होता है।
थोड़ा आगे मतलब पीछे की पोजीशन, डबल पिवट में नहीं होके उनके आगे खेल रहा है। राइट क्योंकि डबल पिवट में अब क्रिस्टेंसन और डियोंग है, तो पेड्री और गुंडोगन आगे खेल रहे थे। जब ये पीछे वाले रोल पे होता है ना डियोंग के साथ, तब इसका गेम लिमिट होता ही होता है। आई हर्ड पेड्री डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। तो पेड्री का फर्स्ट हाफ वाज अंडरवेलमिंग। ओके, पेड्री का प्रॉब्लम ये था, ही वाज लूजिंग द बॉल अ बिट, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे कि वो इन्वॉल्व होना चाहिए गेम में, चांसेस या आउटपुट क्रिएट करने चाहिए, उतना नहीं था। ऑन द फ्लिप साइड हमें गुंडोगन से कुछ ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था, विच इज व्हाई आई थिंक लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी बन गया बिटवीन पेड्री एंड गुंडोगन। सेम पोजीशन में खेल के कितना अच्छा कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक उसके चक्कर में पेड्री लुक्ड अ बिट वर्स देन व्हाट ही एक्चुअली वाज इन द फर्स्ट हाफ। एंड डियोंग ऑल्सो, हमने ये चीज जब क्रिस्टेंसन पहले मैच में जब डबल पिवट में आया था तब हमने बोली थी कि क्रिस्टेंसन बीइंग अ सेंटर बैक, अगर वो डबल पिवट में आगे आ रहा है एज अ सीडीएम, तो डियोंग और उसमें से पहली जॉब किसकी होनी चाहिए ड्रॉप करने का बिटवीन द सेंटर बैक्स? व्हाट डू यू थिंक? इट शुड बी क्रिस्टेंसन ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरली सेंटर बैक भी वही है। बट अभी भी डियोंग क्यों कर रहा है पीछे? डियोंग का गेम लिमिट हो रहा है उससे। भाई डियोंग इज द बॉल कैरियर, उसको डबल पिवट में अगर कोई प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर मिल जाए तो उसके पास फ्रीडम आगे जाने का। तो डियोंग का वो गेम काफी लिमिटेड था गोइंग फॉरवर्ड। ओके, एंड इसीलिए मिडफील्ड में सेंट्रली जो भी चांस क्रिएशन था वो मेजरली सिर्फ गुंडोगन से था, बिकॉज क्रिस्टेंसन ऑफ कोर्स नहीं करेगा वो चीज़। डियोंग को तुमने लिमिट कर दिया पीछे बुलाकर, पेड्री का गेम उतना अच्छा चल नहीं रहा था, तो चारों मिडफील्डर में से बचा कौन? गुंडोगन। सो आई थिंक ये एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट था जहाँ पे हम कर सकते थे, जो कि एक मैं फ्लॉ कहूँगा यहाँ पे। एंड इसमें टैक्टिकली एक मेन रीजन यही है कि यार चावी ने अभी भी डियोंग को क्यों वो बंदा बना रखा है जो कि सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप करेगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। सेम आई थिंक, क्योंकि डियोंग का, आई डोंट थिंक ये डियोंग का डिसीजन है, जो भी डिसीजन आया है इट इज़ फ्रॉम चावी। क्योंकि डियोंग तो एज वी ऑल नो कि उसकी टेंडेंसी है भी आगे जाके अच्छा कंट्रीब्यूट करने की। इफ ही स्टिकिंग टू हिज पोजीशन एंड इफ ही स्टिकिंग बैक, देन आई थिंक वो चावी के ऑर्डर्स है। दैट अगेन आई आल्सो फेल टू अंडरस्टैंड। एंड इसी के साथ हम लोग आते हैं सेकंड हाफ में, बिकॉज ये हमने जितने भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव डिस्कस करे, पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट थे। एंड सो देयर वर गुड फीलिंग्स गोइंग इनटू द फर्स्ट हाफ, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हम लोग अवे गेम खेल रहे थे, इतना अच्छा एक्सपेक्ट करा नहीं था हमने। राइट। एंड सेकंड हाफ में भी वी कंटिन्यू टू मार्च इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिवली खेल रहे हैं, अच्छा चल रहा है गेम, अंटिल वी फाइनली गॉट द रिवॉर्ड फॉर आवर हार्डवर्क थ्रू लेवेंडोस्की। गोल देखा तुमने वो? हाँ, लेवेंडोस्की देखा। क्या कहोगे उसके बारे में? आई थिंक पहली बात तो पेड्री ने एक अच्छा पास भी पिक करा उससे, एंड उसके बाद जब वो कट इन करता है फिर नियर पोस्ट पे फिनिश करता है। आई थिंक बहुत अच्छी फिनिश थी। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी आप कट इन करते हो तो कीपर एक्सपेक्ट्स कि आप फार पोस्ट पे शूट लोगे, एंड डिफेंडर्स भी ऑल्सो बाय द वे एक्सपेक्ट्स कि फार पोस्ट पे शूट लोगे। उसके बाद आप नियर पोस्ट पे फिनिश करना, आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब मुझे लगता है लेवेंडोस्की ऐसी टाइप की फिनिश तभी कर सकता है जब वो जेन्युइनली अच्छे कॉन्फिडेंट हो। हाँ, ये अगर हमने एक महीने पहले देखा होता ना तो लेवेंडोस्की ने ये चीज़ फिनिश नहीं करी होती। हाँ, राइट। ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है पिछले एक महीने में जब से वो चावी की न्यूज़ आई है पॉसिबली। सो आई थिंक उसका फायदा बार्सा को तो मिल ही रहा है, बट क्रेडिट टू लेवेंडोस्की बिकॉज एक टॉप क्लास स्ट्राइकर की फिनिश है। जितना आसान देखने में लगा, मुझे लगता नहीं उतना आसान था ये, एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। पहली बात तो जो रन भी उसने बनाई, जो पहला टच उसने लिया बॉल पे, आई थिंक 2 टचेस लिए थे फिर सीधा गोल था। जो टच लेके उसने रूम क्रिएट करा, एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करा कीपर की तरफ कि मैं लेफ्ट पे कूदूं या फिर राइट पे कूदूं, एंड देन अल्टीमेटली नियर पोस्ट पे आके फिनिश करे, वो भी टांगों के बीच में से गया था किसी डिफेंडर के। सो आई थिंक अ ग्रेट गोल बाय लेवेंडोस्की। एंड मतलब अगर ये ऐसा एक गोल भी मारता रह रहा है पूरे मैच में, एंड अदर देन दैट ही इज घोस्टिंग, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी। एटलीस्ट अपनी जॉब तो कर रहा है, जो कि गोल मारना है। तो वैसे भी उसका गेम ओवरऑल अच्छा ही गया, आई वुड से यूजुअली जितना होता है उससे अच्छा ही गया, बट चेरी ऑन द टॉप वाज दैट ही एक्चुअली स्कोर्ड, व्हिच इज हिज जॉब आल्सो। एंड इसके बाद ना, क्योंकि पेड्री ने असिस्ट दिया था, आई सॉ हिम लाइटिंग अप। ओके, उसके बाद से वी सॉ व्हाट पेड्री कैन डू। उसके बाद से वी सॉ स्ट्रिंग ऑफ ग्रेट पासेस, 2-3 उसने शूट भी भर भर के लिए है लेफ्ट साइड से, अपने लेफ्ट पैर से रॉन्ग फुट से अपने शूट ले रहा है, कीपर को टेस्ट कर रहा है। ही लुक्ड मच मोर इन्वॉल्व्ड इन द गेम। राइट, बॉल कंट्रोल बहुत बढ़िया लग रहा था उसके 2-3 ओकेजन्स पे। पेड्री वाज मच मोर इन्वॉल्व्ड, एंड ऐसे ही करते करते 70-75 मिनट कुछ होने वाले थे, एंड टुवर्ड्स दैट टाइम वी काइंड ऑफ स्टार्टेड सीइंग बार्सा टू बी अ बिट एग्जॉस्टेड। राइट, कि यार इन प्लेयर्स ने 70 मिनट तक बहुत अच्छा खेला है, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो जो इंजन में जितना फ्यूल होना चाहिए ना वो कम हो रहा है धीरे। आई थिंक बार्सा किसी जर्नलिस्ट ने भी यही चीज़ कही है कि गेम हारे तो, मतलब गेम चलो ड्रॉ हुआ तो हुआ, बट वो गेम ड्रॉ हुआ भी इसलिए क्योंकि लास्ट के 15-20 मिनट में जो नापोली ने एकदम से चार्ज लिया एंड बार्सा ने चार्ज लेने दिया, आई थिंक उसकी वजह से वो एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ नापोली की फेवर में। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा, बिकॉज अभी हम लोग गोल के ऊपर आने वाले जो ओसिमन ने मारा है,
बिल्डिंग अप टू दैट गोल, जब ये 70 मिनट कुछ हो चुके थे, हम लोग के वही एज ए सेड सबके टैंक थोड़ा खाली लगने लग गया था, एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि हम लोग यहाँ पे डिफेंसिवली सॉलिड हो। एंड वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा डियोंग को। आई थिंक डियोंग वॉज द मेन गाय व्हेन इट केम टू कि मिडफील्ड से ड्रॉप करके डिफेंस को हेल्प कॉल करने वाला है। उसका रोल भी वही था, बट ही सक्सीडेड इन दैट रोल सो ब्रिलियंटली। I think he had a great game in the second half. One of the few guys, Lewandowski कह लो, Pedri कह लो, and after that De Jong I think, जिनका second half went better than the first half. Okay. तो De Jong had a great second half because जो उसको जॉब दे रखी थी डिफेंसिवली उसने वो परफेक्शन से करी है पूरी, एंड उसने हमें कई ओकेजन्स पे सेव भी करा, स्पेशली इन द लास्ट 10 मिनट्स। ऑन द अदर हैंड उसका पार्टनर कौन था वहाँ पे? क्रिस्टेंसन। ही स्टार्टेड शिटिंग। ओके। बहुत मतलब फालतू जगहों पे बॉल लूज करना, क्लैरिटी ऑफ थॉट ना होना, जब मैं 2-3 प्लेयर्स से मेरे ऊपर वो प्रेस करने आ रहे कि मैं किसको पास करूँ, किस एंगल पे डालूँ, वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखने लग गया क्रिस्टेंसन का इन द डबल पिवट। एंड वही है, इट्स अ न्यू रोल, सो यू वोंट एक्सपेक्ट हिम टू डू सो वेल राइट अवे, बट वंस अगेन मुझे लगता है ही वुड हैव बीन इन हिज नेचुरल एलिमेंट मच मोर अगर उसको जॉब मिली होती जो कि डियोंग को मिली पीछे आने की। ओके। तब वो अपना नेचुरल सेल्फ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता, आ पाता। बट डियोंग को उसके नेचुरल एलिमेंट वाली जॉब नहीं मिली थी, फिर भी उसने बहुत अच्छा करा। क्रिस्टेंसन सफर्ड, एंड इसी के चलते हुए हम देखते हैं जब वो गोल आता है, राइट। मैं पहली बात तो ऐसे किसी को ब्लेम करूंगा नहीं आज सच कि खुला छोड़ दिया या फिर ओपन गोल था, विंग्स पे तुम क्या कर रहे थे, सेंट्रली क्या कर रहे थे, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वाज मार्क्ड डिसेंटली, इवन ओसिमन वाज मार्क्ड करेक्टली बाय इनिगो मार्टिनेज, बट देन ही रिसीव्स द बॉल एंड इनिगो मार्टिनेज को पता नहीं क्या होता, स्लिप कर जाता है, क्यों गिर जाता है, एंड वो फिर वो फेक करके बोल रहा है कि कीपर से कि मुझे फाउल करा गया है। पहली बात तो ग्रेट फिनिश बाय ओसिमन, बिकॉज वो शूट उसने मारी, दैट वाज हिज लास्ट टच, फिर तुरंत सब ऑफ हो गया। अच्छा, ओके। एंड वो पहला शॉट था उसका ऑन टारगेट एंड ओनली शॉट। नेपोली का भी दैट वाज द ओनली शॉट ऑन टारगेट इन द होल गेम, एंड उस पर उन्होंने स्कोर कर दिया। अ गुड फिनिश बाय ओसिमन, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखी वहां पे। बट इनिगो मार्टिनेज के लिए क्या कहोगे? आई थिंक जो भी उसने बॉल रिसीव करी और उसका जो भी कटा ओसिमन पीछे से आके, जैसे भी उसने बॉल छीनी उससे, एंड जो फिनिश ऑब्वियसली अच्छी थी। आई थिंक इनिगो मार्टिनेज को यही कह सकते हैं कि ही वाज नॉट फुली स्विच्ड ऑन उस टाइम पे, क्योंकि ये इतने डेंजरस पोजीशन में ऐसा भी नहीं था कि ओसिमन कॉट हिम ऑफ गार्ड, उसे पता था इनिगो मार्टिनेज को कि पीछे ओसिमन है उसके। तो आई थिंक वो ऑफ गार्ड वाली चीज़ भी हम नहीं कह सकते, इट वाज जस्ट दैट ही वाज नॉट प्रॉपर्ली स्विच्ड ऑन, एकदम शार्प नहीं था उस मोमेंट में, एंड दैट इज व्हाई ही प्रॉब्ली गेव अवे द बॉल। जो भी फाउल उसने मांगा, इट वाज नॉट अ फाउल। उसके लिए येलो कार्ड मिला उसको, इनिगो मार्टिनेज को, तो डिसेंट दिखाने के लिए करा था, डिसेंट के लिए मिला होगा, या फिर डाइव के लिए भी मिल सकता है, बट जो भी, आई थिंक दैट वाज नॉट अ फाउल, एंड राइटफुली फिर ओसिमन ने मेड फुल ऑफ द फर्स्ट चांस दैट ही गॉट। एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं, इवन चावी सेड दैट, एंड अराहो, इन सब ने भी यही चीज़ कही है कि एक ही चांस मिला पूरे गेम में नापोली को और उन्होंने वो गोल मार दिया। भाई ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट बहाना है, और क्योंकि अब मैं आने वाला हूँ लताड़ने पे। चावी क्या सोच रहा था उस टाइम पे? आई थिंक दिस लॉस इज कंप्लीटली ऑन चावी, राइट। मुझे एक बंदा अगर अभी ये बोल रहा है ना कि ये प्लेयर्स की गलती थी, देखो प्लेयर्स की गलती है, प्लेयर्स का बेनिफिट तो हमेशा ही होगा थोड़ा बहुत, बट अगर तुम ये कह रहे हो कि सारा भार जो है वो प्लेयर्स के सर पे डाल दो एंड चावी की कोई गलती नहीं थी, तो भाई तुम बहुत बड़े डिल्यूजनल इंसान हो, और तुम्हारा बहुत जेन्युइन बायस है जो कि क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज चावी क्या सोच रहा था 70वें मिनट पे, जब उसको दिख रहा था साफ साफ कि बार्सिलोना जो है वो अब टैंक करने वाली है, थक गई है, उतनी एफिशिएंट नहीं है। 2 स्कूल ऑफ थॉट में यहाँ पे कॉल आउट करूंगा। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कि चावी वॉज क्लियरली बीइंग टू डिफेंसिव इन हिज माइंडसेट। आई हेट दिस एंड आई एम क्वाइट ग्लैड राइट नाउ कि अगर ऐसा माइंडसेट था तो सच्चा छोड़ ही दो क्लब को। क्यों? क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट्स करके क्या करोगे? आइडियली यू वुड वांट टू हैव अटैकिंग सब्स्टिट्यूट्स जिससे आप 1 गोल की लीड को 2 में कन्वर्ट करो, गेम किल ऑफ करो। आपके दिमाग में वो पहला इंस्टेंट अटैकिंग वाला क्यों नहीं था? दूसरा, अगर आपको डिफेंसिव भी होना था तो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट्स ही कर दो भाई, कि मुझे 1 की लीड ही बचानी है सिर्फ। तुमने वो भी नहीं करा, तुम बीच में फंसे रह गए कि भाई मेरे जो करंट प्लेयर्स है बस यही सी ऑफ कर देंगे 1 गोल की लीड, स्कोर करने का तो मैं सोच भी नहीं रहा हूं। आई थिंक यहीं पे बार्सिलोना हारी है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव विद चावी, एंड आई थिंक पीपल शुड डेफिनेटली कॉल हिम आउट ऑन दिस। जब उसको सपोर्ट करने की बारी आती है, वी ऑल डू इट, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलती करे तो उसको कॉल आउट नहीं करोगे। ये बहुत जेन्युइन गलती थी। एंड जो बात में सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने 1 गोल मार दिया था, फिर हमें 2 गोल मार के इसको किल ऑफ करना चाहिए था गेम को, वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट होते हुए तो दिखी नहीं ग्राउंड में।
अगर आप कह रहे हो कर देना चाहिए था, हाँ बाद में बटर करने के लिए लगाया, इसके दिमाग में खुद भी नहीं था। हाँ अगर आप बोल रहे हो कि 2 गोल मार के करना चाहिए था तो आपके एक्शंस भी तो फिर वैसे ही जाने चाहिए, वो क्यों नहीं गए फिर? अब मुझे पता है यहाँ पे मैं क्यों स्पेसिफिकली कॉल आउट करूंगा यहाँ पे, बिकॉज कई लोग क्वेश्चन करेंगे यार कि भाई अगर 1 गोल मार के उसको सी ऑफ भी कर रहे हो तो उसमें बुरा क्या है, कई टीम्स करती हैं। ये बात उन लोगों पे जचती है जो कि हिपोक्रिटिकल नहीं होते, क्योंकि चावी वो बंदा था जो कि ही नोज द बार्सा डीएनए, बार्सिलोना's ट्रू आइडेंटिटी, यही जानता है, इसी के नाम पे लाया गया था। एंड बार्सिलोना के लिए चावी ने भी हर मोमेंट पे यही कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस क्लब, वी आर दैट क्लब जो कि 2 मारे तो हम 3 मार सकते हैं, 4 मारे तो हम 5 मार सकते हैं, हमें अटैकिंग खेलना चाहिए, हमारी ट्रू आइडेंटिटी वही है, सिर्फ जीतना नहीं है, बारसा में रह के आपको ब्यूटीफुली भी खेलना है, राइट। तो ये ढंडोरा पीटने वाला चावी और उसके फैंस सपोर्टर सब रहे। तो अब अगर तुम पलट के इस वक्त ये कह रहे हो व्हेन यू नीडेड दैट द मोस्ट, क्या हम प्रैक्टिकली सी ऑफ करना चाहते हैं गेम को, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी आउट देयर। हाँ मैं तो यही कहूँगा कि अल्टीमेटली चावी भी इन माई ओपिनियन आई थिंक ही गॉट एक्सपोज्ड अगेन ऑन द यूरोपियन स्टेज, क्योंकि अगर कितना भी कह लो ये जो नापोली का मैनेजर उसका फर्स्ट गेम इन चार्ज था एंड नोबडी हैज़ एवर हर्ड ऑफ हिज नेम, जो भी उसका मैनेजर है, एंड अगर वो भी आके ड्रॉ निकलवा ले रहा है बारसा से आके, चाहे आप कितना भी कह लो कि एक ही चांस और उन्होंने एक ही चांस पे कैपिटलाइज कर लिया उन्होंने, या तो आप मार देते 2 गोल, 1 ऑल लेके भी जा रहा है अगर वो अपने जो भी अपने बैंक में लेके जा रहा है। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट जॉब डन बाय हिम एंड आई थिंक चावी अगेन गॉट एक्सपोज्ड ऑन द यूरोपियन स्टेज। मतलब आई होप पीपल रिलेट विद दिस एंड दे डू द हैंडफुल, दे डू द नीडी, कि भाई यहाँ पे कॉल आउट करना चाहिए, डोंट लेट हिम एस्केप विद दिस। कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक और बड़ी शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। एट द एंड ऑफ द गेम बार्सिलोना के 12 शॉट्स थे और 6 ऑन टारगेट थे। नापोली के टोटल में 6 शॉट्स थे और सिर्फ 1 ही ऑन टारगेट था। ओके। और उनकी एक्सजी पता फिर भी कितनी थी? 0.92 की। हमारी पता कितनी की थी? 0.72। ओह, एक्सजी कम थी बार्सा की। उनके सिर्फ एक शॉट में हमारे पूरे मैच की एक्सजी से ज्यादा बना दिया। कितने बड़ी शर्म की बात है ये, राइट। जो हम कह रहे हैं कि हमारा सो कॉल्ड इतना ब्रिलियंट गेम गया था, 0.72 की एक्सजी, एंड उनको हमने सिर्फ एक शॉट लेने दिया, उनकी 0.92 की एक्सजी है। Right. This tells something. And people won't talk about this much because they have to defend Xavi. There is genuine shithousery in this club right now. भाई हम लोग को कॉल आउट करना ही पड़ेगा ये सब। कैसे कोई ऐसा अलाउड हो सकता है भाई? चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में अलाउड, मतलब मैं पता है पहले इतना हाइप नहीं था, बट फिर जब वो गेम शुरू हुआ तब मुझे फील हुआ कि मैं 2-3 साल बाद अपने क्लब को देख रहा हूँ नॉकआउट्स में। इट इज अ बिग ओकेजन, राइट। एंड उसके बाद जिस तरीके हमने परफॉर्मेंस दी है, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ दिस। जो पहला हफ्ता वो बढ़िया था, बट द वे द गेम हैज एंडेड, जो टेस्ट पे गेम एंड हुआ है, यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत कम है एज अ बार्सा फैन अगर तुम हो रहे हो तो। सो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहूंगा यार कि स्टैटिस्टिकली कह लो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनालाइजिंग दिस मच, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने ड्रॉ ही कराया गेम। नेपोली गॉट व्हाट दे वांटेड एंड दे वुड फैंसी देमसेल्व्स इन द सेकंड हाफ, इन द सेकंड लेग आल्सो। As a Barca fan, you must be disappointed. बार्सा का इस टाइम पे होम रिकॉर्ड भी बहुत कुछ खास नहीं है, गोल खा रहे हैं, तो आई थिंक नापोली also has a very good chance of qualifying to the next round. But now moving on to the next match, जो कि आर्सेनल और पोर्तो का था, एंड मेरे हाथों अगेन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मैच लगा, एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट। आई थॉट कि एक तो पता है क्या, ये राउंड ऑफ 16 में इतना अजीब रहा है क्योंकि जितने भी मैचेस हुए राउंड ऑफ 16 में सिर्फ एक ही ऐसा मैच है जिसमें हमें 2 गोल से ज़्यादा देखने को मिले हैं। बाकी सबने वन सिटी वाला जो 3-1 जीते थे कोपेनहेगन से, बाकी सारे या तो 1-0 हुए हैं या 1-1 हुए हैं, और किसी में ज्यादा हमें देखने को मिला ही नहीं। या वो तो एक्सपेक्टेड ही था ना कि जैसे फिक्सचर्स हैं थोड़े बोरिंग होंगी। भाई आई थॉट बोरिंग इन द सेंस कि वन साइडेड होंगे। आई डिड नॉट थिंक कि ये होगा कि भाई इनको इनसे भी जीतने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थॉट आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस मैच। एंड आर्सेनल 7 साल बाद चैंपियंस लीग में आई है, ओनली फॉर देम टू लूज अगेंस्ट अपना पोर्तो। एंड अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, पोर्तो वॉज गोइंग विद अ 4-2-3-1, आर्सेनल 4-3-3 के साथ जाती है। डेविड राय वो स्टार्टिंग बिटवीन द स्टिक्स, किवियो और गैब्रियल सलीबा वाइट की हमारी बैकलाइन थी, एंड हैवर्ट्स, राइस और ओडेगार्ड खेल रहे थे इन द मिडफील्ड, एंड आगे मार्टिनेली, ट्रोसार्ड और साका खेल रहे थे। नाउ अगर हम लोग स्क्वाड्स कंपैरिजन करें, जैसे लमीन यमाल बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ द चैंपियंस लीग। पेपे जो था ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर। कितने साल का है वो 41 को होने वाला अभी 3-4 दिन में, तो वो अभी तक खेल रहा भाई पोर्तो से। बट टॉकिंग अबाउट दिस गेम, आई थिंक स्टार्ट आर्सेनल ने बहुत अच्छा किया था,
इन द सेंस कि इन लोगों ने पोजेशन बहुत ही अल्ट्रा लेवल पर डोमिनेट कर रखा था। मतलब 70-80% पोजेशन इनका 22-23 मिनट हो गए थे, तब तक भी इतना मेंटेन था। अच्छा। तो बहुत ही कम पोर्तो को बॉल मिल रही थी एंड एक्चुअली पोर्तो भी कुछ खास कर नहीं पा रही थी इसके चक्कर में। एंड जनरली मैं बताऊँ तो इस मैच में अगर हम ऐसे बात करेंगे क्या क्या मोमेंट्स आए, देयर वाज नथिंग। सिर्फ एक मोमेंट आया था एंड आई लेट यू गेस कौन सा प्लेयर था जिसके आया। 22nd मिनट पे एक प्लेयर है हमारा पोर्तो का, तुम उसे अपनी पेस की टीम में खिलाते थे जो कि बहुत तेज भागता गलीनो। था। हाँ गलीनो को चांस मिला एंड इतना अजीब चांस था वो, क्योंकि ही गॉट अ वॉली 6 यार्ड बॉक्स के अंदर, वहां से उसने शूट ली अपने फार पोस्ट पे एंड वो पोल पे लगती है, पोल पे लग के तुरंत एग्जैक्ट उसके पास वापस आती है, फिर वो वापस वॉली पे शूट लेता है और वो बाहर मार देता है। क्या? हाँ बहुत क्रेजी था। एंड पोर्तो का कुछ इसी शॉट के, इसी 2 चांसेस, 2 शॉट के चक्कर में 0.96 का XG बन गया एंड आर्सेनल का इतना XG पूरे मैच में क्रिएट नहीं हो पाया। अच्छा। तो सिर्फ ये एक चांस था जिसकी वजह से पोर्तो का इतने ज्यादा XG बन गया था। मतलब यू मीन टू से कि आइडियली पोर्तो शुड हैव बीन 2-0 अप। हाँ आई थिंक आर्सेनल डिड नॉट हैव एनी चांस, क्लोज भी नहीं आया वो। तो अगर इतना पोजीशन है और चांस बिल्कुल भी नहीं है तो क्या मतलब बहुत ही बैक पासिंग चल रही थी, क्या चल रहा था? मतलब अपने हाफ में खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। इन द फर्स्ट हाफ उनकी ऑपोजिशन बॉक्स में टचेस जो थे 7 थे और उतने ही टचेस पोर्तो के भी थे। तो आपने 70-80 पोजीशन लेके करा क्या उसका? कुछ फायदा तो हुआ नहीं उसका। शॉट्स आपका एक भी 0 ऑन टारगेट थे। इनका जो आर्सेनल का फर्स्ट शॉट आया था वो 33rd मिनट में आया था, उससे पहले तक एक शॉट भी नहीं लिया था इन्होंने। टोटल शॉट्स कितने लिए इन लोगों ने? फर्स्ट हाफ में इन्होंने 4 शॉट लिए जिसमें 0 ऑन टारगेट थे, पोर्तो ने 5 लिए जिसमें से 1 ऑन टारगेट था। और सेकंड में? सेकंड में आर्सेनल ने 3 लिया, पोर्तो ने 3 लिए। हाँ 0 टारगेट उसका 1 टारगेट। पोर्तो हैड मोर शॉट्स आल्सो एंड मोर ऑन टारगेट आल्सो। राइट भाई साहब अगर ओवरऑल गेम देखेंगे ना तो आपको ऑफेंसिवली तो लेगा पोर्तो हैड बेटर चांसेस एंड वो ज्यादा रख सकते थे। आर्सेनल इस गेम में इट वाज जस्ट अबाउट पोजीशन, उसके आगे कुछ गए ही नहीं। फाइनल थर्ड में भी लोग आके दे वर क्लूलेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है ना आगे जाके। एंड इसी के साथ जब फर्स्ट हाफ एंड होता है, अगेन आई सेड कि आर्सेनल के 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, सिर्फ गलीनो का वो चांस था, उसके अलावा पूरे फर्स्ट हाफ में कुछ देखने लायक नहीं था। इट वाज अ वेरी बोरिंग फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में थिंग्स गॉट अ बिट बेटर इन द सेंस कि दोनों टीम्स थोड़ा ज्यादा अटैक करने जा रही थी। आर्सेनल भी थोड़ा बेटर हो रही थी, थोड़ा फास्ट खेलने जा रही थी, बट देन अगेन कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ इस चीज़ का, क्योंकि ना पोर्तो का कुछ ऐसा खास फ्रूटफुल हुआ। जो भी अल्टीमेटली गोल आता भी है, जो कि लेजिट कुछ लास्ट के 20-30 सेकंड में आया था गोल एक्स्ट्रा टाइम में, वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आया, कुछ ऐसा गोल नहीं था। बट सेकेंड हाफ में ऑल्सो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पे आर्सेनल का एक क्रिटिसिज्म रहेगा जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला, अपने जो पोस्ट मैच स्टूडियो वाला जो शो होता है उसमें पता चला कि ये जो स्टार्टिंग 11 खिलाई अपना कौन नाम है उसका ना, आर्टेटा ने जो स्टार्टिंग 11 खिलाई, ये पिछले 3 मैचेस से लगातार यही स्टार्टिंग 11 खिला रहा है। ओके। तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि चलो अगर स्टार्टिंग से ही एग्जॉस्ट ना हो, 60-70 मिनट बाद अब एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो आई थिंक एक गलती मार्टिनेली कह रहा हूँ बार-बार, आर्टेटा की हम लोग ये कॉल आउट कर सकते हैं कि इन्हें भाई जब चैंपियंस लीग का मैच आ रहा है, 7 साल बाद आप नॉकआउट स्टेजेस में गए हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू समथिंग, थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना पड़ेगा। इतना फ्री होकर नहीं जा सकते कि पोर्तो है हम तो निकाल लेंगे गेम, नहीं निकाल पाए ना फिर। तो आई थिंक अपना आर्टेटा को अब यहाँ पे कुछ बोल सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। मतलब क्या बेटर करता भाई? रोटेशन करता स्क्वाड की मैच से पहले या इस मैच के लिए? नहीं मतलब इस मैच में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इनकी बेस्ट नहीं, मतलब इस मैच में अपनी बेस्ट स्क्वाड खिलानी चाहिए थी या फिर इससे पहले इस मैच में? हाँ, इससे पहले वाले मैचेस में कुछ 2-3 का की रोटेशन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम सारे बेंच प्लेयर्स को खिला दो फिर स्टार्टिंग लाइन ले आओ पूरी, पर धीरे धीरे रोटेशन तो करनी पड़ती है। अगर पिछले 3 मैचेस से लगातार आपकी यही स्टार्टिंग 11 है तो इट इज बाउंड टू हैपन कि 4th मैच में जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाएगी लाइनअप। मतलब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि दे वर टेकिंग पोर्तो क्वाइट लाइटली, मुझे भी लगता है आई थिंक। और ये इस अप्रोच से भी दिख गया इनके, क्योंकि पूरे मैच में आपका एक भी शॉट ऑन टारगेट आया नहीं। यू आर नॉट इवन क्लोज टू स्कोरिंग अ गोल। ऐसा भी नहीं था कि कोई चांस था, जैसे गलीनो का चांस था, वो उसने 2 शॉट लिए, दोनों ऑन टारगेट नहीं माने जाएंगे, एक पोस्ट पे था और एक बाहर था, तो ऑन टारगेट कोई नहीं था, पर चांस तो बहुत अच्छा था ना। राइट। आर्सेनल का पूरे उसके मैच के बाद कुछ 0.49 का एक्सजी था, आधे का भी एक्सजी नहीं बना पाए लोग। तो ऑल दिस पोजेशन फॉर व्हाट? बट नाउ कमिंग टू दैट गोल जिसने अल्टीमेटली डिफरेंशिएट किया। अगेन 20-30 सेकंड बचे थे, गलीनो गॉट अ बॉल एंड बॉक्स के बाहर मिली उससे, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कट इन करता है एंड एक कर्लर मारता है। प्रॉपर फीफा वाला गोल था वो, एकदम कर्ल होके जाती भी है तो बॉटम राइट कॉर्नर में जाती है। अच्छा। जो ऐसे बाहर से कर्ल होके अंदर गई है। अच्छा। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड गोल एंड एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल आ गया
बट देन अगेन आई वुड से कि दे डिजर्व्ड इट भाई। आर्सेनल ने तो घंटा कुछ नहीं करा भाई जिससे हम कह सके कि ये लोग डिजर्व भी करते थे। गेम के एंड में पोजीशन कितना था किन दोनों के पास? आर्सेनल का एंड में पोजीशन 60% था, तब भी 0 शॉट्स टेकन, तब भी 0 शॉट्स, 0.49 का क्या कहते हैं, 0.49 का XG। तो आई थिंक आर्सेनल ने बहुत ही लाइक अंडर परफॉर्म करा यहाँ पे। एंड जितने भी आर्सेनल फैंस थे, अब पता है कुछ ऐसा सीन था कि ये मेरे को बाद में पता चली, क्योंकि जब ये मैच खत्म हो गया तो सारे रियल मैड्रिड फैंस मॉक करने लगे आर्सेनल को। तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों था, बट आर्सेनल वाज सेइंग कि गिव अस रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16। तो फिर अब वो हो गया भाई, ले लो भाई। इंग्लिश क्लब्स का कुछ सीन है पता है, बहुत एरोगेंट, इनके फैन बेसेस में भी एरोगेंस बहुत एरोगेंट है, बहुत बहुत गुस्सा आता है देख के। तो आई थिंक एरोगेंस भी तब होना जब आप के पास कुछ बैकिंग तो हो, मतलब एरोगेंस किस चीज से आती है? हाँ, परफॉर्म करने के बाद कि मतलब हाँ आप कभी सक्सेसफुल रहे और उसके बाद आप जो है अकड़ रहे हो उस बात पे। तुम भाई हर बार पिटते हो भाई। नॉट जस्ट दैट, अभी प्रीमियर लीग में ये लोग भी लाइक वेरी ऑनेस्टली आई थिंक अल्टीमेटली लिवरपूल सिटी में से जीतेंगे, बट ना प्रीमियर लीग जीते हो कि चलो अब लीग के बेसिस पे चढ़ रहे हो यहाँ पे। पिछले साल भी ट्रॉफी लेस थे, पिछले साल यूनाइटेड ने आपसे ज्यादा ट्रॉफी जीती थी। तो थोड़ी फालतू की अकड़ है। एंड आई होप कि इसके बाद से ऑल्दो आई थिंक जो नेक्स्ट लेग होगा, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड लेग प्रेडिक्शंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं पोर्तो और आर्सेनल की। व्हाट डू यू थिंक? अगला मैच जो है एमिरेट्स पे होने वाला है आर्सेनल के घर पे, एंड सिर्फ 1-0 की लीड है पोर्तो की। डू यू थिंक आर्सेनल कैन टर्न दिस अराउंड? भाई मैं थोड़ी फैंसी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पोर्तो ले जाएगी। आई थिंक आर्सेनल ले जाएगी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके। मतलब मैं थोड़ा आउटलैंडिश हो रहा हूँ जानबूझ के, बट वैसे आई थिंक पोर्तो ओनली हैज वन जॉब नाउ, पीछे बैठो और डिफेंड करो। एंड पॉइंट वही है, मैंने क्योंकि बारसा ग्रुप में भी थे, मैंने देखा हुआ है पोर्तो को, दे नो हाउ टू डू देयर जॉब एंड दे कुड प्रूव टू बी अ वेरी वेरी ट्रिकी कस्टमर फॉर अ बिग क्लब। राइट, मतलब ये लोग पीछे तो बैठेंगे, एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चांस मिले और अल्टीमेटली गोल भी मार दे। है भाई, ग्रीनो वगैरह तेज हैं। तो पॉइंट क्या है कि दूसरा ये भी बात है कि आर्सेनल पे मुझे भरोसा नहीं है भाई। आर्सेनल की मेंटालिटी में मुझे भरोसा है नहीं। राइट, एंड 7 साल बाद आप चैंपियंस लीग में आ रहे हो, इतनी अकड़ में भी थे, आप पे उल्टा पड़ गया। कायदे से तो आर्सेनल को कहना चाहिए हम लोगों को कि एमिरेट्स में मैच होगा और राउंड ऑफ 16 का नॉकआउट गेम 7 साल बाद, आप पता नहीं कितने सालों बाद नॉकआउट में आ रहे हैं, 7 साल बाद ही आ रहे हैं। तो क्राउड भी एकदम उतनी ही एंथुसियास्टिक भी होगी एंड दे वुड बी बिहाइंड देयर प्लेयर्स, बट समथिंग टेम्प्ट्स मी टू थिंक कि पोर्तो विल साइलेंस द क्राउड। अच्छा, इसके चलते पिछले 5 नॉकआउट राउंड्स आर्सेनल के नॉकआउट स्टेजेस में जो मैचेस थे, 2 बारसा के अगेंस्ट, 2 बायर्न के अगेंस्ट और अब एक पोर्तो, ये 5 लोग हारे हैं। अच्छा, एक मैच भी नहीं जीते। तो हाँ, मतलब भाई मैं तो आई हैव no reason to believe why Porto can not do this. I think favorites Arsenal ही होंगी, but I am fancying Porto to come back. Fair enough. Next match हमारा बारसा नेपोली, एंड ये मैच होने वाला है हमारा बारसा ही घर पे। कैंप नो में नहीं होगा, कैंप नो इस टाइम पे रेनोवेशन में है, बट जो भी उनका दूसरा ग्राउंड है ओलंपिक वाले, वहाँ पे होगा। नाउ इसके बारे में भी चावी ने चीज़ कही है कि भाई कैंप नो में होता तो डिफरेंट होता एकदम, वहाँ पे क्राउड जो जितनी आती है बहुत अच्छा लगता है। गैलाटासराय से पिटे थे अभी घर पे। बट जो भी है, व्हाट डू यू थिंक अगले राउंड में क्या होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है बारसा जीत तो जाएगी। हाँ, मुझे तो अभी भी लगता है कि बारसा जीत जाएगी। क्या मैं सरप्राइज हूँगा अगर नेपोली ले जाए? बिल्कुल भी नहीं। एंड आई थिंक चावी, मुझे ऐसा लगता है ना, चावी को कब वो वेकअप कॉल मिलेगी कि ये गलती इसी में है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में गलती नहीं है। एंड सो आई थिंक कि क्या ये लॉस ज़रूरी भी है चावी के लिए, थोड़ा होश में आए ताकि वो, बट समथिंग टेल्स मी कि अगर हम लोग हार भी जाएंगे तो चावी विल ब्लेम इट ऑन समथिंग एल्स एंड एस्केप दैट क्वाइट इजीली। एंड आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज कि बोर्ड की तरफ से भी वो प्रेशर नहीं आ रहा इस टाइम पे। अब क्या प्रेशर आएगा? एवरीवन इज टू रिस्पेक्टफुल राइट नाउ। नहीं यार, आई थिंक वो डेको ने जब वो बोल दिया था वो बात, तो पता तुम्हें क्या बोला था? क्या? कि चावी है इसलिए अभी तक वो टिका हुआ है, कोई और तो हम खुद ही सैक कर। राइट। इससे बड़ा इनडायरेक्ट डिग और क्या ही होगा? पता है, आई थिंक तब भी एक प्रेशर इन द सेंस ये आना चाहिए कि भाई तू अभी भी जून तक है। अभी चावी ने भी यही चीज़ बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जून तक मैं अभी हूँ, अभी कुछ महीने बचे हैं तब तक टाइम में। भाई तो कुछ महीने हैं तो देखो परफॉर्म करके दिखाना उन कुछ महीनों में। ये नहीं कि भाई करते करते हम लोग टॉप 4 में बस टॉप 4 आ जाते हैं, 4th आ जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई यू स्टिल हैव टू चैलेंज फॉर द टाइटल राइट नाउ। मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में ये बात कही थी जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे इस गेम का, कि ला लीगा में मोस्ट लाइकली अब हम लोग हर मैच में शायद क्रिटिसाइज नहीं करेंगे चावी को, इवन इफ बार्सा लूजेस और डज नॉट परफॉर्म द वे दे शुड, बिकॉज अब क्या ही करें क्रिटिसाइज करके, कुछ ही महीने रह गए। बट एंड आइडियली यू वुड थिंक कि चैंपियंस लीग में भी इट वुड मैटर द सेम, बिकॉज नोबडी बिलीव्स कि हम जीतने वाले हैं। बट आई डिफर्ड इन दैट ओपिनियन इन द लास्ट पॉडकास्ट सेइंग कि ला लीगा में हम लोग उसको स्लैक कट करके दे सकते हैं,
बट यूसीएल में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर चावी चाहता है कि जो थोड़ी बहुत उसकी इज्जत बची हुई है, जो थोड़े बहुत फैंस उसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आंखों में वो अपना स्टेटस मेंटेन करे, और कुछ फैंस जो उससे रूठे हुए हैं उनको विन बैक करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्टेटमेंट विक्ट्री दे के जाएं राउंड ऑफ 16 में। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू विन द क्वार्टर फाइनल्स, नोबडी इज। बट अगर तुम राउंड ऑफ 16 में नापोली से पिट के बाहर हो रहे हो, विच लेट्स बी प्रिटी ऑनेस्ट, आई नो वो हवा बना हुआ है नापोली का, जैसे कि तुमने भी कहा था, बट इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है नापोली की। अगर हम लोग इनको सेकेंड लेग में आके नहीं हरा सकते तो चावी को वो फिर से वो स्लैक कट करके नहीं देना चाहिए, वो इजी फ्री पास नहीं देना चाहिए कि यार जाने ही वाला तो क्या ही क्रिटिसाइज करें भाई, गाली दो भर के। क्योंकि ये तो यार तुम फिर बेसिकली स्टैंडर्ड कितना लो कर दे रहे हो अगले मैनेजर के लिए भी। 2 साल तो मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक बार करा तो पिट के आ गया किसी भी टीम से। सो आई थिंक चावी को यहाँ पे तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। देयर इज लिटरली जीरो एक्सक्यूजेस टू लूज at your home ground against a Napoli that is suffering so much off the field. अच्छा, I also have a very good point on this, but अभी जब तुखिल की सैकिंग की बात करेंगे मैं तब उससे उस पॉइंट को लाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीत रहा है वैसे? आई थिंक बार्सा ले जाएगी मैच somehow, but again as you said अगर नापोली भी ले जाती है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट मैच इज बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस PSV एंड ये डॉर्टमुंड के घर पे होने वाला है मैच। 1-1 की स्कोर लाइन है इस टाइम पे। What do you think? क्योंकि PSV has also shown quite exciting football. ये इस मैच में भी ये लोग जो 1-1 हुआ है ये कायदे से PSV जीत भी सकती थी मैच। तो आई थिंक PSV इज नॉट अ टीम जिसको हम बहुत हल्के में ले सकते हैं इस टाइम पे, बट कंसिडरिंग कि डॉर्टमुंड के घर पे मैच है, व्हाट डू यू थिंक कौन जाना? आई एम पर्सनली बैकिंग डॉर्टमुंड हियर। उन्होंने अपना टेबल टॉप भी कराया ग्रुप ऑफ डेथ में आकर, तो आई थिंक दे वुड बैक देयर कैरेक्टर आल्सो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू गो टू फार। मतलब मैक्स क्वार्टर्स बाहर हो जाओगे, राइट? PSV as good as they have been, maybe they'll fall short because Dortmund is playing at home. They have more experience here. But I'm personally backing Dortmund. Same, I think मेरे हिसाब से भी डॉर्टमुंड आगे जाने वाली है। मूविंग ऑन, इंटर मिलान वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड एंड ये वांडा मेट्रोपॉलिटानो में होने वाला है एंड 1-0 की स्कोर लाइन से आगे है इस टाइम पे इंटर मिलान। आई थिंक मेरे हिसाब से इंटर मिलान आगे जाने वाली है। आई थिंक लॉजिकली सभी इंटर मिलान ही कहेंगे, बट आई एम टेम्प्टेड टू बैक एटलेटिको मैड्रिड। ओके, टर्न अराउंड कर लेंगे। Maybe I want them to win. That is why I'm saying, but I'm going to back them. Why exactly do you want them to win? भाई ला लीगा के जा रहे मुझे अच्छा लगेगा भाई। चलो ठीक है, ओके। तो क्या तुम्हें क्या लग रहा था? भाई मैं तो नहीं चाहता। क्यों? मुझे पसंद नहीं है एटलेटिको। तो पिट के आए हो 2 बार इसलिए। हाँ वो तुम्हारा एजेंडा है, वो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, बट पॉइंट ये कि इंटर मिलान भाई पिछले फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, अभी भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, घर पे भी जीत के आए, बट घर पे इतना कुछ करने के बाद 1-0 हुआ है एंड दैट टू व्हेन एटलेटिको वर नॉट क्लियर इन देयर ओन माइंड कि हमें डिफेंसिवली जाना है या फिर अटैकिंगली जाना है। राइट, वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा था कैसे वो फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन में थे। अगर घर पे दे हैव अ क्लियर माइंडसेट, देयर इज अ, और जितनी गलीज क्राउड है वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि एटलेटिको टर्न अराउंड कर सकती है। बस एक क्वेश्चन वही है कि इंटर मिलान खुद भी एक बहुत ही वियर्ड टीम है स्कोर करने के लिए, कि वो भी 5 एट द बैक खिला सकते हैं, दे कुड गो ऑल डिफेंसिव, इटालियन डीएनए है ही वहाँ पर। इतना आसान नहीं होगा एटलेटिको मैड्रिड के लिए उनको खोलना, राइट? बट क्या हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी चांस ही नहीं है? बिकॉज अगर वो 90 मिनट में सिर्फ 1 गोल भी मारते हैं, बात 2 गोल मारने की भी नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा टाइम तो जा ही सकता है ना। देन यू स्टार्ट एंटरटेनिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज। फिर पेनल्टी शूटआउट्स तक गया तब तो किसी का भी गेम है। तो आई एम बैकिंग एटलेटिको मैड्रिड टू स्कोर 1 गोल एटलीस्ट इन द 90 मिनट्स एंड नॉट कंसीड। उसके बाद जो कुछ होगा, ओवरऑल आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड कैन विन दिस। आई थिंक आई एम बैकिंग इंटर मिलान यहाँ पे, बट एज यू सेड अगर नॉकआउट स्टेजेस में किसी एक टीम के साथ कोई चाहता है मैच ना हो तो एटलेटिको मैड्रिड, दे कैन गेट वेरी अगली। तो आई थिंक अगेन अगर एटलेटिको मैड्रिड यहाँ से मैच निकालती भी है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, बट आई एम बैकिंग इंटर मिलान। मूविंग ऑन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बायर्न म्यूनिख वर्सेस लाज़ियो। ये अपना कौन सा अलियांज स्टेडियम में होने वाला है एंड लाज़ियो 1-0 की स्कोर लाइन से लीड कर रही है। आई थिंक बायर्न समहाउ कुछ ना कुछ करके निकाल लेगी ये गेम। मतलब लाज़ियो आई गेट कि ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि लाज़ियो का भी चांस है यहाँ पे निकालने का। अगर लाज़ियो ने जैसा पहला गेम खेला है वैसा खेल गए तो बायर्न की बस की नहीं जीतना। ओके, मजाक से हट के बता रहा हूँ। एंड लाइक पहला गेम जो डिफेंड मतलब एकदम डिफेंसिव खेला और फिर बीच बीच में अटैक करा, वैसा टाइप का गेम। मतलब दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, गेम प्लान सेट था। अपने बॉक्स में बड़े अच्छे से डिफेंड करेंगे, बट जहां वी कुड इवन स्मेल अ चांस ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, भाई हम भागेंगे, सब लोग प्रेस करेंगे सामने, एंड उसी का रिवॉर्ड उनको मिला भी। आई थिंक वो स्कोर आसानी से 2-0 अब भी हो सकता था, जितने चांसेस थे लाज़ियो के पास। कवर किया था हम लोगों ने वो भी। सो आई थिंक अगर वैसा खेल गई, वो परफॉर्मेंस दे गई ये लोग, तो भाई बायर्न की बस की नहीं है जीतना। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बायर्न
बहुत ही गंदी कंडीशन में इस टाइम पे, बहुत ही गंदा स्टेट है, ना प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, ना मैनेजर का भी कुछ पता नहीं है इस टाइम पे। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी बार्सिलोना और बायर्न में फर्क क्या है, दोनों को पता उनका मैनेजर जाने वाला है, बट बार्सा में सारे प्लेयर्स मैनेजर के साथ हैं और यहाँ पे वो डिसोरिएंटेशन क्लियर है। राइट, टुकेल के साथ उनके प्लान्स को एंटरटेन ही नहीं कर रहा कोई प्लेयर, तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द मैनेजर्स एंड द प्लेयर्स ओनली, सो वो दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। अगर ऐसा होता है कि मैनेजर जा रहा है लेकिन चलो सब हार्मनी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि एटलीस्ट जब तक रहेंगे तब तक साथ में रहेंगे और सही खेलेंगे। फिलोसॉफिकल मैच है वहाँ पे। एक वो भी होता है ना कि प्लेयर्स को लगता है वी हैव टू प्ले फॉर हिम, वो फीलिंग नहीं होगी यहाँ पे, तो वो है ही नहीं भाई। क्या पता यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई निकले अब अगले साल देखेंगे। राइट, सो हाँ, ये तो मुझे लगता है कि आई एम स्टिल बैकिंग बायर्न समहाउ बिकॉज दे आर जस्ट टू गुड एनीवे, बट लाज़ियो के पास जेन्युइन चांस है भाई। राइट, मूविंग ऑन, पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएडाड, एंड ये रियल सोसिएडाड के घर पे होगा क्योंकि पीएसजी ने ग्रुप टॉप नहीं किया था। हाउएवर पीएसजी 2-0 की स्कोर लाइन के साथ आ गया। आई थिंक पीएसजी कंफर्टेबली निकाल लेगी मैच, कंफर्टेबली, मतलब आई थिंक कि दो गोल का लीड होगी एटलीस्ट इस मैच में। 2 गोल की लीड, मतलब 2 गोल के माध्यम से लोग आगे जाने क्वालिफाई करने वाले हैं। तो 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, तो ड्रॉ भी हो सकता है, या तो ड्रॉ होगा या फिर इससे ज्यादा का होगा। अच्छा, राइट, मैं मुझे भी लग रहा है पीएसजी जीतेगी तो, बिकॉज 2-0 की लीड इज टू मच। अगर 1-0 होता तो फिर भी मैं एंटरटेन करता। हाँ, एग्जैक्टली, बट अब तो हाँ, देयर इज नो कमिंग बैक। राइट, मूविंग ऑन, लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड, एंड ये ऑब्वियसली सांटियागो बर्नाब्यू में होगा। रियल मैड्रिड 1-0 की स्कोर लाइन से आगे है। आई थिंक कंफर्टेबली हम लोग ये मैच निकाल लेंगे। एंड ये तो सोचना भी नहीं चाहिए, रियल मैड्रिड यहाँ पे जीतेगी। कोई अगर कह रहा है कि लाइप्जिग जीतेगी और सही में लाइप्जिग जीत गई तो फिर हाँ भाई, फिर तो तुम बैटिंग करो, तुम बैटिंग करो। बट नाउ एंड जो लास्ट मैच है यहाँ पे भी आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस कोपेनहेगन। ये एटिहाड में मैच होगा, 3-1 की स्कोर लाइन से आगे है सिटी। कितने से जीतेंगे अल्टीमेटली? आई थिंक ये 2 गोल का ही होगा मार्जिन, होगा भी तो। क्यों भाई? सिटी हैज नॉट बीन क्लिनिकल। आई थिंक गोल मारने की अपॉर्चुनिटीज बहुत बनेंगी, बट दे वोंट बी एबल टू स्कोर दैट मेनी गोल्स। आई थिंक 3 के मार्जिन से जीतेंगे ये वाला मैच। ओके, ये वाला मैच तो मतलब 5 के टोटल से होगा। ओके, क्रेजी, ज़्यादा लताड़ेंगे भाई कोपेनहेगन को। ठीक है, बट हाँ, यही लगता है प्रेडिक्शंस के लिए। आई थिंक नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट टुकेल सैकिंग। राइट, उसमें क्या है भाई? तो ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है बाय बायर्न सीईओ और अपना फैब्रिजियो रोमानो कि तुखेल के साथ प्लान्स एंड हो गए हैं एंड इस सीजन के एंड में तुखेल चला जाएगा जैसे चाबी जाने वाला है। तो ऑफिशियली ये चीज़ आ चुकी है। थॉमस तुखेल लीव्स एफसी बायर्न एट द एंड ऑफ द करंट सीजन। डिसीजन मेड बाय बोथ क्लब एंड हेड कोच। तुखेल लीव्स बायर्न इन जून एंड इट्स ओवर, राइट। एंड जो मेन पॉइंट ये आएगा कि उसको कौन रिप्लेस कौन करेगा। तो पहले लेट्स डिस्कस कि क्या उसे सैक होना चाहिए था। अगर होना चाहिए था तो तुरंत होना चाहिए था, एंड में होना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। जब लाजियो से ये लोग हारे थे पिछले यूसीएल वाले मैच में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ हाई टाइम नाउ कि कोई कॉल आने वाली है। और उसके बाद ये लोग दोबारा बुंडेसलीगा में एक मैच हार गए। उसके बाद सीईओ ने आके ये चीज़ बोली थी कि हमें ट्रस्ट है तुखेल पे, हमारे नेक्स्ट गेम का इंचार्ज वही होगा। ये क्या मतलब हुआ भाई? नेक्स्ट गेम। सो डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? एंड क्या सही टाइम पे बोला गया है? क्या सही टाइम पे सैक करने वाले हैं? दोनों चीज़ों को कवर करना है। आई थिंक सैक तो सही चीज़ यही है कि सीजन के एंड में होने वाला है। इस टाइम पे इतना डीप आ चुके हो आप इस टाइम पे कि आप एकदम से किसी और मैनेजर को ला नहीं सकते। इट वोंट बी द करेक्ट डिसीजन राइट नाउ। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस इस टाइम पे अवेलेबल है नहीं। हांसी फ्लिक वोंट कम बैक टू बायर्न म्यूनिख। क्यों? एंड आई थिंक भाई उसे मतलब वो गया था जर्मनी नेशनल टीम के लिए कोच करने, तो किसी रीजन से गया था। ऑब्वियसली वन द सेक्सटुपल वहाँ पे। तो आई थिंक जब वो जर्मन नेशनल टीम के लिए गया तो ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड कि अब मुझे बायर्न को और कोच नहीं करना। बट थिंग्स चेंज, ज़िडान में तो वापस आ चुका है। एंड प्लस ये ऐसी कुछ न्यूज़ भी आई कि हांसी फ्लिक राइट नाउ इज प्रेफरिंग बार्सिलोना ओवर बायर्न म्यूनिख राइट नाउ। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें वेन करेंगी एंड वो किसी और क्लब में जाना शायद ज़्यादा प्रेफर करेगा। बट आई थिंक और नागेल्समैन का एक ऑप्शन होता है, बट नागेल्समैन के साथ गंदी तरीके से एंड हुई है। प्लस वो ऑलरेडी जर्मनी का कोच है इस टाइम पे, तो वो भी अवेलेबल होगा तो सीजन के एंड में ही होगा। तो आई थिंक उसके बाद भी और कुछ ऐसे खास ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। एंड अगेन एज आई सेड कि यू आर टू डीप इन द सीजन राइट नाउ। अब आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ करके इसी के साथ निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक सैकिंग का डिसीजन तो राइट है। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या अभी ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी। आई थिंक वो इट डिफर्स यार, मतलब आई थिंक सबका अपना ओपिनियन है उस पर। आई थिंक मेरे हिसाब से कभी भी नहीं बोलना चाहिए चीज़। क्यों? मतलब आई थिंक भाई बड़ा वो हो जाता है यार, मतलब आई थिंक फिर लोग सीरियसली लेते नहीं हैं उस चीज़ को। लाइक इट सीम लाइक कि भाई ये तो जाने वाला है, इसको क्या ही बोले हैं, वैसी मेंटालिटी बढ़ जाती है उसके अंदर। ऑल्दो आई थिंक कि जो बारसा में हो रहा है
कि बोर्ड इज स्टिल बैकिंग चावी यहाँ पे, उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं रख रहे। मैनेजर ने खुद बोल दिया, ये बोर्ड ने लापोर्ता ने खुद बोल दिया कि प्रेशर थोड़ा ईज हो जाएगा। आई थिंक जो बायर्न के जो बोर्ड है वो थोड़े ज़्यादा इस टाइम पे क्रिटिकल होंगे यहाँ पे, अगर तुखिल बाहर भी होता है। नहीं क्या हुआ, कुछ बोला थोड़ी है भाई, कितनी बार खुले में आके बोल रहे हैं चीज़। अगर ये आपका CEO बार बार आके ये चीज़ बोल रहा है कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ही विल बी द मैनेजर ऑफ द नेक्स्ट गेम, देन दिस इटसेल्फ इज अ वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट कि अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो हमारे नेक्स्ट गेम का इंचार्ज ही होगा। एंड प्लस आई थिंक, मतलब विद ऑल ऑनेस्टी आई थिंक इसका तुखिल का वो स्टैचर भी नहीं है जो चावी का है बारसा के अंदर। तो जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली लेगा भी नहीं इस चीज़ को। तो तुम कह रहे हो कि कभी नहीं बोलना चाहिए चीज़? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए। मतलब आई डोंट लाइक एकदम से सैक कर दो सीजन के एंड में। हाँ, सीजन के एंड में सैक करो। मतलब ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आ सकती हैं, बट अगर CEO खुद आके ये चीज़ बोल दे रहा है, क्योंकि CEO ने खुद आके ये चीज़ बोली है कि मतलब पूरी कमिटमेंट के साथ जून तक सब लोग काम करेंगे, प्लेयर्स और मैनेजर पूरे सिक में है, बोर्ड भी उनके साथ सिक में। आई थिंक इट डज नॉट रियली वर्क दैट वे। आई डोंट थिंक वो चीज़ सिक में रहती है। थॉट ये भी है कि अभी बोल जाए ताकि कोई भी रूमर्स ना रहे। अब वो बात तो खत्म कर दिया, एंड नाउ लेट्स फोकस वंस अगेन ऑन द गेम। फोकस रहेगा नहीं ना, क्यों नहीं रहेगा? पूरी मीडिया इस टाइम पे हर जैसे ही मैच खत्म होगा, हर मैच के बाद यही पूछेगी चावी अभी तक वही चीज़ बोल रहा है। भाई मीडिया की बात ही नहीं हो रही, तो इनसाइड द क्लब जो प्लेयर्स हैं, जो ड्रेसिंग रूम है, जो कोच है, सबको क्लैरिटी मिल गई ना। आई थिंक प्लेयर्स अब वो फोकस सिर्फ अपने गेम पे कर सकते हैं। दे कैन टेक वन गेम एट अ टाइम एंड फोकस टू द बेस्ट। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि प्लेयर्स और कोच को बोल दो आपको जो बोलना है। आई थिंक पब्लिकली मत करो। अच्छा, आई थिंक उसके से बड़ी वैसी वाइब आने लग जाती है कि भाई इट डज नॉट मैटर अब जो भी होने वाला है, क्योंकि फ्रैंकली एंड में नया मैनेजर आएगा और फिर वो नया सिस्टम सेट करेगा। बट ये तो ये वाइब तो पब्लिक में आती है ना, डज नॉट नेसेसरली मीन कि क्लब वैसे सोच रही हो। मतलब आई थिंक जो भी पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं, आई थिंक जो भी फैन सेंटिमेंट होता है कहीं ना कहीं इट डज अफेक्ट द क्लब एज वेल। आई थिंक जितने भी लाइक केस इन पॉइंट आई थिंक यूनाइटेड है, जो भी फैंस का सेंटिमेंट होता है आई थिंक कहीं ना कहीं वो जाके क्लब को भी अफेक्ट करता ही है। इन व्हाट सेंस, किस बेसिस पे कह रहे हो तुम? आई थिंक अगर जो फैन जिस तरीके से रिएक्ट करेगा दैट हैज़ अ बिग इफेक्ट ऑन हाउ प्लेयर्स ऑल्सो रिएक्ट टुवर्ड्स इट। तो आई थिंक अगर लाइक द फैंस आर एक्टिंग लाइक दे डोंट रियली केयर अबाउट इट, एंड अगर वो कुछ उल्टी सीधी बूइंग चल रही है तो दैट विल गो इन टू द माइंड्स ऑफ प्लेयर्स, एंड नेचुरली फिर प्लेयर्स की एबिलिटी भी अफेक्ट होगी यहाँ पे। तो आई थिंक इतना मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स इतना इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। भाई फैन से तो आई थिंक होते ही हैं, जब लोग बू करते हैं तो क्यों प्रोफेशनल प्लेयर्स अपने शेल में चले जाते हैं। मतलब मेसी रोनाल्डो ऐसे प्लेयर्स को अलग हम रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गो इनसाइड देयर शेल वहाँ पे। आई थिंक फिर दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो आई थिंक ये चीज़ आपको खुल के नहीं बोलनी चाहिए, आप अपने अंदर जो भी कम्युनिकेट करना है कर दो, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस कि आप खुल के बोल दो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे टुकेल की जो सैकिंग अब कंफर्म हो चुकी है, इससे बायर्न म्यूनिख खुद, लिवरपूल, मैड्रिड और बार्सिलोना, ये 4 क्लब्स कैसे अफेक्ट होने वाले हैं। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बताऊंगा फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये चीज़ बोल दी है कि स्पेशली लिवरपूल एंड बायर्न म्यूनिख ये दोनों चाबी अलोंसो को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, एंड ये दोनों चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट जो हेड कोच है वो चाबी अलोंसो बने। अभी इस टाइम पे कुछ देयर इज नो फॉर्मल रिलीज क्लॉज इनटू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट बायर लेवरकुसेन। चाबी अलोंसो का कोई रिलीज क्लॉज नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द क्लब एंड द मैनेजर कि अगर उसे एट द एंड ऑफ द सीजन इफ ही वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू तो उसको जाने देंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपस में बीच में। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं बट क्योंकि रियल मैड्रिड के भी रूमर्स थे कि वो भी बहुत टाइम से टारगेट कर रही है चाबी अलोंसो को। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे 4 क्लब्स हैं, बारसा इस वाले पर्टिकुलर केस में नहीं है, बट वैसे हम 4 क्लब्स की बात करने वाले हैं, बायर्न, मैड्रिड, बारसा एंड लिवरपूल, एंड 4-5 मैनेजर्स की बात करेंगे। ये सबकी ना खिचड़ी बनी हुई है आपस में। चाबी अलोंसो हो गया, हांसी फ्लिक हो गया, नागल्समान हो गया, तुखेल हो गया। आई थिंक लोग चाबी की बात नहीं कर रहे, वो भी उसके ऊपर मैं आऊँगा अभी। 5 तो ये मैनेजर्स हो गए, एंड यू कैड ऐड क्लॉप ऑल्सो, बट क्लॉप तो 1 साल का गैप ही लेने वाला है, तो ही वुड नॉट बी मैनेजिंग एनीथिंग। तो ये 5 मैनेजर्स हैं और ये 4 क्लब हैं, इन्हीं में आपस में खिचड़ी बन रही, यही स्वैप होते रहेंगे कहीं ना कहीं। पहली बात तो चाबी अलोंसो के लिए क्या मैड्रिड फिर अब एकदम ही आउट है कंटेंशन से? आई थिंक फॉर नाउ तो इट इज़ आउट। जब एंसेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जब पता चल गया था उस टाइम पे ये भी तो नहीं पता था कि बायर्न और लिवरपूल जो ये दोनों जाने देंगे। तो आई थिंक थोड़ी अनफॉर्चुनेट सीन इसलिए हुआ क्योंकि हमें लगा था चाबी अलोंसो बायर लेवरकुसेन में 2-3 साल बताएगा, फिर ही कैन कम एज अ सक्सेसर टू एंसेलोटी। बट जब ये चीज़ प्रॉपर हो गई कि एंसेलोटी को एक्सटेंड कर दिया गया, एंड जब बाकी क्लब्स में सिचुएशन भी क्रम्बल करने लग गई, I think it is unfortunate for Real Madrid that they'll most probably miss out on Xabi Alonso right now. Future में जाके आ सकता है, but as of now, फ्यूचर में कब? 2 साल बाद?
भाई इस टाइम पे तो किसी का कुछ नहीं पता यार, क्या पता चाबी अलोंसो 1 साल ना चले उसे सैक कर दिया जाए फिर वहां से। इतनी अच्छी ट्रैजेक्टरी चल रही है, दूसरे क्लब में नहीं चल रहा तो उसे सैक कर देंगे। बट इट इज क्वाइट अनलाइकली कि 2 साल के अंदर सैक कर दें। मतलब 2 या 3 साल ले लो, क्या पता। लिवरपूल तो नहीं करेगी इतनी जल्दी। हाँ शायद लिवरपूल ना करे, बट वही बात है कि डिपेंड्स की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। इफ दे टोटली ड्रॉप ऑफ देन हो सकता है सैक कर दें। क्या बारसा को जाना चाहिए चाबी अलोंसो के? नहीं आई थिंक नहीं जाना। क्यों? आई थिंक इस टाइम पे एकदम कोई प्रूवन मैनेजर लाओ जिसकी प्लेयर्स भी रिस्पेक्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं वो तो हम कह रहे हैं। हाँ। क्या बार्सिलोना टेम्पटेड नहीं होनी चाहिए कायदे से? आई थिंक बारसा नहीं होगी क्योंकि ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड। तो वो कभी जिडान के लिए ट्राई करा उनने, बारसा ने नहीं करा। एंड आई थिंक चाबी अलोंसो खुद भी नहीं जाएगा वहां पे। वही बात होगी कि चाबी मैड्रिड को मैनेज करे। हाँ राइट। आई थिंक वो 3 ही क्लब्स में खेला है, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल और रियल मैड्रिड, उन्हीं में जाएगा, उनमें ही कहीं जाने वाला। क्या सबसे लाइकली लग रहा है एज ऑफ नाउ? आई थिंक सबसे लाइकली बायर्न म्यूनिख लग रहा है मुझे। अच्छा, लिवरपूल ज्यादा? हाँ भाई, दे हैव अ नैक ऑफ स्टीलिंग मैनेजर्स फ्रॉम देयर ओन लीग, राइट। बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा अगर वो जाता है। ऑल्दो आई थिंक कि एक चीज यहाँ पे प्लेन ये करेगी, अगर बायर लेवरकुसेन के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तो शायद चाबी अलोंसो खुद मना कर दे बायर्न म्यूनिख जाने से, क्योंकि प्रॉपर कंपटीशन में चला जाएगा। शायद वो तब लिवरपूल जाए। बट अगर कोई क्लब पीछे पड़ने वाला है तो आई थिंक सबसे पागलों की तरफ पीछे पड़ेगी बायर्न म्यूनिख। तो फिर बात है लिवरपूल में कौन जाएगा? हाँ, उसके लिए क्या लगता है? आई थिंक लिवरपूल का 4 कंटेंडर्स जो बचे हैं हमारे, उनमें से आई थिंक लिवरपूल कोई इनमें से शायद चाबी तो नहीं जाएगा, वो तो मुझे पता है। बाकी नागेल्समैन, ठीक है, लेट्स कम टू चाबी, क्योंकि चाबी का कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वो बार्सिलोना छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ पे। हाँ, क्योंकि डू यू रियली थिंक कि वो टॉप 5 में कहीं जाएगा ही नहीं? आई थिंक जा सकता है, बट आई थिंक शायद ब्रेक लेगा अभी। भाई जितना एग्जॉस्टेड वो साउंड कर रहा है, हाँ, आई थिंक शायद ब्रेक ले ले। हाँ, तो क्या ब्रेक मतलब क्या 1 साल का ब्रेक? मतलब अगर वो है ना कि अगर सीजन के एंड में किसी के साथ साइन नहीं कर तो 6 महीने की ब्रेक तो आप वैसे ही चलेगा। हाँ, क्योंकि फिर आप उसके विंटर विंडो में ही आ सकते हो। एंड फिर पॉइंट रहा कि अगर उसमें भी नहीं होता है किसी का तो फिर होगा कि भाई आपका 1 साल का ब्रेक नेचुरली हो गया। तो आई थिंक वही है कि सीजन के एंड में कोई क्लब मिलता है उससे, आई थिंक कोई टॉप क्लब तो शायद नहीं जाएगा उसके लिए। आई डोंट थिंक बायर्न म्यूनिख जाने वाली है, आई डोंट थिंक लिवरपूल जाने वाली है चाबी के लिए। एंड फिर बचा ही कौन? लेवरकुसेन मे भी ट्राई कर सकती है, बट क्या पता चाबी वहां पे ना जाए। तो ऑल दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। हाँ, लेवरकुसेन टू चाबी लेवरकुसेन, सॉरी। हाँ, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखने में। तो हमने चाबी भी कवर कर लिया इसी बहाने। लिवरपूल में तुम कह रहे हो कि इनमें से कोई भी नहीं आने वाला? आई डोंट थिंक इनमें से कोई आने वाला। आई थिंक हो सकता है नागेल्समैन का ऑप्शन बने जब जर्मनी वो छोड़ देगा वहां से। बारसा के लिए ऑप्शन बनने वाला है एज अ चाबी रिप्लेसमेंट हांसी फ्लिक और नागेल्समैन। इन दोनों की बात बहुत चल रही है। अभी पहले लिवरपूल खत्म कर लेते हैं। मतलब आई थिंक वो बारसा से रिलेटेड ही है, जो वहां पे नहीं जाएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू बारसा। आई थिंक बारसा में 2 ऑप्शंस है प्राइमरीली। जो भी लोग तुखिल कह रहे हैं, तुखिल इज नॉट गोइंग टू कम टू बारसा। आई डोंट इवन वांट हिम। बारसा इज नॉट गोइंग टू गो फॉर तुखिल, राइट। तो नागेल्समैन और हांसी फ्लिक है। आई थिंक इस टाइम पे लेना किसे चाहिए? आई थिंक हांसी फ्लिक को लेना चाहिए। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो ज़्यादा पेडिग्री है उस मैनेजर की। नहीं यार, भैया हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है कैसे भी वांट अ गाय दैट हैज अ स्टिक इन हिज हैंड व्हेन ही डील्स विद द प्लेयर्स, राइट। थोड़ा लगा के रखना चाहिए। एंड नागेल्समैन इज टू यंग भाई, वो प्लेयर्स और उसके साथ में बैठेगी नहीं उनकी आपस में। तो आई थिंक फिर नागेल्समैन फ्री होगा वहां पे, देन उसका ऑप्शन बन सकता है लिवरपूल आने का। तो आई थिंक वहां से वो लिवरपूल आ सकता है। एंड मैड्रिड विल स्टिल कंटिन्यू विद एंसेलोटी 2 साल। वो तो 2 साल तक। तो उसके बाद 2 साल क्या, तब पता नहीं भाई क्या होगा। 2 साल में कौन सा मैनेजर कब फ्री होगा, कौन फ्री नहीं होगा। इफ चाबी अलोंसो इज फ्री देन भाई लो चाबी अलोंसो लो, सबसे पहले वही, सबसे बड़ा वही होगा रिप्लेसमेंट। एंड चाबी अलोंसो ने स्टेटमेंट दे दिया कि इस टाइम पे लाइक ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होगा बाकी जॉब्स में भी, बट एज ऑफ नाउ कोई फॉर्मल चीज वो बोलने को रेडी नहीं है। बट फ्यूचर में कुछ नहीं कहूंगा। डज दिस मीन कि फिर तुखेल अभी जॉबलेस रहेगा? फिर आई थिंक तुखेल इस टाइम पे तो हो सकता है यार जॉबलेस। आई डोंट थिंक कि तुरंत कोई क्लब उसे अपॉइंट कर लेगा। डू यू थिंक, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में कह रहा हूं जस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, डू यू थिंक ही इज अ बिट ओवररेटेड नाउ? यार ओवररेटेड तो आई थिंक बड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लेजिट जब ये न्यूज़ आई थी तो मैं यही सोच रहा था कि अभी 2-3 साल पहले तक इसका क्या स्टैचर था और अभी गिर के क्या हो गया इस टाइम पे, दैट नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट साइनिंग हिम राइट नाउ। तो आई थिंक बड़ा आई वोंट से ओवररेटेड है, क्योंकि पीएसजी को भी राइट नाउ यार राइट नाउ मतलब आई थिंक एक बहुत बड़ा धब्बा तो लगा उसके करियर में कि वो बायर्न म्यूनिख में सक्सीड नहीं कर पाया। इवेंचुअली मोस्ट प्रोबब्ली दे लूज द लीग, 8 पॉइंट पीछे इस टाइम पे। आई डोंट थिंक इस बार बायर्न म्यूनिख जीतने वाली है, राइट। एंड मोस्ट प्रोबब्ली दे विल गो ट्रॉफीलेस। तो आई थिंक उसके करियर पे बहुत बड़ा धब्बा तो ये पड़ गया है कि भाई तुम बायर्न म्यूनिख के साथ ट्रॉफीलेस चले गए एंड लीग नहीं जीत पाए। तो हाँ, मे बी राइट नाउ यू कैन से, क्योंकि भाई बायर्न म्यूनिख में जाके देयर इज नो एक्सक्यूज। जो क्लब लिटरली 10-11 साल से जीतता हुआ आ रहा है, आप तुरंत गए और आपके जैसी आए तब से क्लब हारने लग गया, राइट। तो आई थिंक एक धब्बा तो लग गया उसके करियर पे।
बट वही ना, अगर इफ ही इज नॉट गेटिंग टू साइन फॉर अनदर क्लब राइट नाउ, इट मीन्स ही पीपल डोंट वांट हिम. हाँ, कह सकते हैं. मतलब आई थिंक एक ही ऑप्शन बनता है, बारसा चाहेगी नहीं लेना. एंड बारसा सिर्फ इसलिए नहीं चाहेगी क्योंकि वो स्टाइल ऑफ प्ले एकदम बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता आपस में, थोड़ा अगली है उसका. एंड फिर सेकंड ऑप्शन बनता है लिवरपूल. मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता कि बायर्न कैसे चलेगी तुखल के लिए. ट्रू. आई थिंक बस वो थोड़ा जाना माना मैनेजर एंड काफी लाइक ही हैज अचीव्ड अ लॉट, तो आई थिंक उसके चक्कर में चले गए. बट आई थिंक लिवरपूल भी नहीं जाएगी उसके पीछे, क्योंकि वो अभी चेल्सी से होके आया. आई डोंट थिंक लिवरपूल जाएगी उसके पीछे. तो फ्रैंकली स्पीकिंग और कोई ऑप्शन बचे भी तो नहीं ना. मतलब आई थिंक कि और कोई, अगर ऐसा होता कि बहुत सारे और क्लब्स होते जिनका मैनेजर नहीं होता, सारे क्लब्स इस टाइम पे स्टेबल हैं. मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज 2-3 क्लब्स, अपना बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल एंड बार्सा, इसके अलावा सारे क्लब स्टेबल है. पीएसजी तक स्टेबल है इस टाइम, राइट. वरना पीएसजी शायद ले लेती उसे वापस. आई थिंक जो भी है इट इज अनफॉर्चुनेट, बट हाँ भाई इस टाइम पे तो तुखिल को कोई नहीं लेगा. बट ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं अब सीधा आईपीएल की तरफ. ठीक है, आईपीएल का लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब क्या तुम्हें वो फील आनी शुरू हो रही है कि आईपीएल आने वाला है? भाई आई थिंक आ रही है थोड़ी सी हाइप. इन लोगों ने सबसे बेस्ट काम वो करा जो उन्होंने ऐड निकाला है. एंड ऐड में भी जो बेस्ट काम उन्होंने करा है वो सारे एग्रेसिव मूवमेंट्स निकाले, फाइटिंग वाले मूवमेंट्स निकाले, जो कि यूजुअली पता नहीं क्यों क्रिकेट में देखने को मिलते नहीं है कि वो लोग वैसे मूवमेंट्स ला रहे हैं ऐड के अंदर. तो आई थिंक जो ऐड रखा उन्होंने, जो थीम बज रहा है आईपीएल का उसके पीछे, वो भी बहुत ग्रैंड है. वो एवेंजर्स वाली वाइब दे रहा है थोड़ी. तो आई थिंक हाइप तो स्टार्ट हो गई है. एंड अगेन जब वो ऑक्शन जब हुआ था तब से हाइप शुरू स्टार्ट हो गई थी. एग्जैक्टली. आई थिंक उसके बाद से जब वो ऐसे मूव्स कर दिए, फिर वो रोहित शर्मा की जो वाइफ वो बीच बीच में कमेंट्स डालती रहती है, तो वो भी बड़ा स्पाइसी होता रहता है. तो आई थिंक वाइब तो होनी स्टार्ट हो गई आईपीएल की. एंड इसी के चलते हुए अब फाइनली शेड्यूल भी थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर दिया गया. एंड वी स्टार्ट विद द शेड्यूल इटसेल्फ बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ ट्रिविया भी है यहाँ पे. जो अभी मैचेस का शेड्यूल आया है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है. 22 मार्च को शुरू हो गए एंड 7 अप्रैल तक के जो मैचेस हैं सिर्फ वो दिखाए गए. आइडियली मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि आईपीएल 26 मई को खत्म होगा, विच मीन्स मोर देन 2 months, 2 months एंड 4 days. लंबा होने वाला है इस बार. बट अभी दिया सिर्फ 15 दिनों का है और इन 15 दिनों में 21 गेम्स खेले जाने वाले. ऐसा क्यों तुम्हें पता है? हाँ, क्या बेसिकली जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनकी डेट अभी आई नहीं है, तो जैसे ही उनकी डेट फिक्स हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली बीसीसीआई अपने आगे के जो भी फिक्सचर्स के डेट्स होंगी वो निकाल देगी फिर. एंड ये एक्सपेक्टेड है कि अर्ली मार्च में इलेक्शन कमीशन से ये लोग टच में रहेंगे. अर्ली मार्च तक शायद लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स फाइनलाइज हो जाएंगी. एंड सो विद इन अ वीक और सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद तब तक आईपीएल का भी पूरा शेड्यूल आ जाएगा, विच एसेंशियली मीन्स कि आईपीएल शुरू होने से पहले तक हमें आईपीएल का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा. किस दिन पे कौन सा मैच हो रहा है सब पता होगा. सो ये तो रही बात कि भाई शेड्यूल अभी सिर्फ 2 हफ्ते का क्यों है. अब जो ये 21 डेज हैं, 21 गेम्स हैं इन 15 दिनों में, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना विद द 10 टीम्स, वही बड़ा अजीब सा है. ओके, उसको थोड़ा ट्राई करते हैं पता लगाने का कि ऐसा क्यों हो रहा है. पहली बात तो इन 15 दिनों में से 4 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें 2-2 मैचेस देखने को मिलेंगे. तो ऑलरेडी मतलब फुल ब्लोन वो तैयारी होने वाली आईपीएल की, फुल्ली ऑक्यूपाइड आप रहने वाले हो. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट आईपीएल, राइट, कि 2 महीने तक आपको हर दिन कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है 3-4 घंटे का. एंड जब 2 मैचेस होते हैं तब तो 8 घंटे हो जाते हैं, राइट. तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होगा. 4 डबल हेडर डेज होने वाले हैं एज आई सेड. एंड टाइमिंग्स इस बार होंगी 3:30 और 7:30 की. पहले वो 8 बजे का हुआ करता था, पिछले कुछ सालों से 7:30 पे कर दिया गया. राइट. एंड स्टिल वो मैचेस जो है 12-12 बजे तक खत्म होते हैं. राइट. आई होप कि इस सीजन वी लर्न फ्रॉम इट एंड इतना टाइम वेस्टेज ना हो. जो पहला मैच होगा वो 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन क्योंकि उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है. सो वो भी मुझे लगा कि भाई वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं करी थी, लेकिन इसकी कर रहे हैं भाई. तो थोड़ा अजीब लगा मुझे भी. एंड आई वंडर व्हाई ऐसे करा गया है. बट ठीक है भाई, एटलीस्ट है तो ठीक है. द फर्स्ट गेम नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. पहला गेम होने वाला है चेन्नई का, जो एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो विनिंग टीम होती है यूजुअली उन्हीं का होता है. अब यूजुअली ये भी होता है कि जो 2 फाइनलिस्ट होते हैं उन्हीं का मैच कराया जाता है. बट गुजरात की जगह इस बार आरसीबी का कराया गया. राइट. एंड मैच है चेपॉक में, चेन्नई के होम ग्राउंड पे. एंड ऐसा कोई स्टैट है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आरसीबी आज तक सिर्फ एक ही मैच जीती है चेपॉक में. ओके. तो मैंने ट्वीट भी किया था इस बात पे लेके कि भाई अभी से ही मतलब हमें पता चल गया है कि आरसीबी का जो थोड़ी बहुत हाइप इस साल दोबारा आ रही है. एक तो वीडियो अग्री कि आरसीबी की इस बार कब जीतने वाली जो ये होता है कि कब जीतेंगे करेंगे, वो इस बार बहुत कम है. आई थिंक कोई मान भी रहा है इस चीज को कि कब जीत सकते हैं. नहीं, क्योंकि हर साल होता है ना कि इस साल जीतेंगे, दिस इज दैट ईयर. अब वो ब्रॉडकास्टर्स भी बना रहे होते हैं. आई थिंक इस साल बहुत कम है. आई थिंक एवरी फैन इज आल्सो क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय द वे दे परफॉर्मड इन द ऑक्शन. एंड उसके चलते आई डोंट थिंक देयर इज मच हाइप
behind this statement. मतलब ये बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूँ कि आरसीबी कह रहा हूँ ये साला कप नाम दे नहीं सुनने को मिल रहा, क्योंकि वरना तो जबरदस्ती की हाइप होती है, वो भी फालतू की ही होती है, क्योंकि जीतना तो होता नहीं है, बट एटलीस्ट हाइप तो होती है। इस साल तो उतनी हाइप भी नहीं है, एंड जो बच्ची कुछ हाइप थोड़ी बहुत है भी, वो चेन्नई किल कर देगी पहले दिन। डू यू रियली थिंक कि चेन्नई हारेगी वो मैच? नहीं जीतेगी ऑब्वियसली भाई। एंड एक पता एक बड़ा फनी ट्वीट मैंने देखा था, मैं भूल रहा हूँ किसने डाला है, तो मतलब क्रेडिट टू दैट गाय भाई, दिस वाज नॉट माय जोक। उसमें लिखा, एंड आई केप्ट थिंकिंग फॉर 10 सेकंड्स जब मैंने ट्वीट पढ़ा था, कि आरसीबी हैज नेवर गॉन ऑन टू विन द आईपीएल व्हेन दे हैव लॉस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैंने सोचा भाई हाँ बात तो सही है, बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है। भाई जीते तो वैसे भी कौन है, राइट? सो आई डोंट थिंक भाई कि आरसीबी पहला मैच भी जीतने वाली है, एंड धोनी एंड चेन्नई विल स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट थैंक्स टू कोहली एंड आरसीबी। मतलब तुम्हें ट्रोलिंग लग रही होगी, बट भाई सच तो सच अभी बताया तो आरसीबी नहीं जीतने वाली है, भाई जिसको बुरा लग रहा लगे। मूविंग ऑन, क्योंकि ये पहला मैच है आईपीएल का, बट ऑफ कोर्स हर टीम को कभी ना कभी अपना पहला मैच खेलना है, एंड सो विल टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस, बिकॉज मुंबई इंडियंस का जो पहला मैच है वो अवे फ्रॉम होम है अहमदाबाद में गुजरात के अगेंस्ट, हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर। भाई क्या तुम मुझे सीरियसली बता रहे हो कि स्क्रिप्टेड नहीं था ये वाला मैच? सबको पता है स्क्रिप्टेड है, एंड जेशा अगेन भाई एट हिज वर्क, आई थिंक ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड है। सबको पता है कि क्यों हाइप है इस बार इस गेम की, एंड वो रखा भी अहमदाबाद में ही है थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए उस चीज़ को। भाई क्रेजी, ग्रेट स्क्रिप्ट, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब पहले मैच में आते ही तुमने सीधा कर दिया कि हार्दिक पांड्या अगेंस्ट हिज ओल्ड, राइट, जिसको उसने वो 2 साल कैप्टन करा, उन्हीं के घर पे। क्या लग रहा है इसके बारे में, क्या होगा इस मैच में? आई थिंक अगेन आकाश चोपड़ा ने अपेरेंटली ये चीज़ कही है कि वो चाहता है कि बू करते। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। आई डोंट थिंक ये चीज़ पहली बात तो बोलनी चाहिए, क्योंकि क्या बोला है मैं बताता हूँ। पहले आकाश चोपड़ा ने अपेरेंटली ये चीज़ कही है कि आई होप, या फिर ऐसे कहता कि आई विश और नो आई वॉन्ट कि हार्दिक पांड्या को बू करा जाए जब वो अहमदाबाद में आ रहा हो, बिकॉज अगर ये सब नहीं होगा तो स्पाइस कहाँ है गेम में, मज़ा क्या है फिर लीग में, लॉयल्टी क्या है? एंड पहले जो मेरा इंस्टिंक्ट था वो सुन के ये लगा था कि क्या स्टेटमेंट बोली है ये, क्या इसमें am I failing to read something between the lines? And then I thought about this statement for a couple of minutes, and I still stand by my first instinct. नहीं, I think it is not a good statement to make. It is not a good statement to make because obviously he's a professional. Secondly, I think कि obviously वो जो चीज़ बोल रहा है, I understand that, जो कह रहा है मसाला कैसा आएगा, एंटरटेनमेंट कैसे होगा। अगर बू करेंगे तो हाईलाइट्स बनेगी उस चीज़ की, वो बहुत तगड़ी न्यूज़ बनेगी उस चीज़ की, नैरेटिव बहुत अच्छा बनेगा। बट दिस इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल। नहीं, आई थिंक बहुत स्पोर्ट जो है क्रिकेट वो है ही बहुत डिफरेंट, जेंटलमैन स्पोर्ट है। हाँ जेंटलमैन, मैं तो जेंटलमैन स्पोर्ट भी नहीं कह रहा, आई थिंक वो तो मैं चाहता भी नहीं हूँ, बट द फैक्ट कि आईपीएल में यू वांट कि हार्दिक पांड्या को बू करा जाए बाय हिज ओन इंडियन फैंस। पॉइंट मेरा वही है, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि फुटबॉल और क्रिकेट में फ़र्क है, बिकॉज अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मान लो कि फॉरेन प्लेयर, मान लो कैमरून ग्रीन मुंबई जा रहा हो और उसको बू कर रहे हो बिकॉज अब वो आरसीबी से है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मैं तो चाहूँगा करें, हाँ वही मजा आएगा। हाँ, बट अगर तुम इंडियन फैंस को कह रहे हो कि अपने ही जो कि पोटेंशियल तुम्हारे इंडिया कैप्टन होने वाला आगे जाके, उसको बू करो, आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट। आई थिंक ये जो भी लॉयल्टी वाली चीज़ है आप ये बाकी प्लेयर्स के साथ कर सकते हो, बट इंडियन इंडियन प्लेयर्स के साथ वो चीज़, बिकॉज दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन योर क्लब लॉयल्टी एंड योर अल्टीमेट लॉयल्टी व्हिच इज विद द नेशन। हाँ राइट। तो मतलब आई यूजुअली अप्रिशिएट द कमेंट्स एंड द टाइप ऑफ कंटेंट दैट आकाश चोपड़ा मेक्स। आई थिंक ही इज अ बिट, he does not get enough credit for that because वो memes बहुत बनते, but this is that one statement where I strongly disagree with. हाँ right. I think, and from a guy of that position and power, I think these statements should not be coming because आप इनडायरेक्टली वही कल्चर प्रमोट कर रहे हो कि मेरे क्लब से तू नहीं खेल रहा, तो तू चाहे इंडिया का हो चाहे किसी का भी हो, तू भाड़ में गया। एंड आई डोंट वांट दैट थॉट टू कम इनटू एनी इंडियन क्रिकेट फैंस माइंड, जो कि ऑलरेडी आने लग गए हैं। हाँ, वो फैन वॉर्स क्लब वॉर्स में बदल गई हैं। एंड भाई तुम अल्टीमेटली ये क्यों नहीं समझ रहे कि अभी वो 2 महीने के लिए तुम्हारे क्लब के अगेंस्ट है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप खेलना है, पूरी जिंदगी इंडिया के लिए खेलेगा तुम्हारे। T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, पूरी जिंदगी इंडिया के लिए खेलेगा जो कि तुम्हारी कंट्री है। राइट। तो अगर तुम इतना भक्ति में अंधे हो जाते हो अपने क्लब की कि तुम अपने कंट्री के मतलब जो पॉजिटिव मैटर्स है उन्हीं को भूल जाओ, तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। एंड आई थिंक आकाश चोपड़ा इनडायरेक्टली इसी चीज को प्रमोट, इवन इफ ही डिड नॉट वांट टू, उसने करा है, कर दिया। हाँ राइट। आई पर्सनली स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, and I would not want to see any
such sentiment being portrayed by the crowd. In fact, उसने उस स्टेटमेंट में आगे जाके ये भी कहा है आकाश चोपड़ा ने. He said that why do I say this, because he was with KKR in the first season and Ajit Agarkar was also in KKR and he said हम लोग मुंबई में मैच खेलने के लिए गए थे and अजीत अगरकर मुंबई से but he was playing for KKR and so बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था and people started booing him so much so that उसको फिर 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग करानी पड़ गई थी कि ज़्यादा क्राउड बू ना करे and वो हो रहा है तो ये क्यों ना हो. मतलब पहले कुछ गलत हुआ है तो अभी भी गलत क्यों ना हो. क्योंकि आई हैव सीन दिस सो आई वुड लव फॉर दिस टू हैपन वंस अगेन. राइट. And this is where the league matures. ऐसे करके कुछ बोला है. And how is this maturing or how is this maturity on an individual level? तो मैं तो I am totally out of sync with what Akash Chopra has said here. Okay. मतलब मैं ये कहूँगा अल्टीमेटली इस चीज़ पर रिमार्क्स में ये दूंगा कि आई गेट व्हाट ही इज सेइंग एंड अगर ये कोई इंडियन अगर क्रिकेट ऐसे काम नहीं करता जैसे कर रहा है स्पोर्ट, आई थिंक तो आई वुड हैव सपोर्टेड इट. कहाँ से सपोर्ट कर रहे हो भाई, तुम कंट्री के प्लेयर को थोड़ी. मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं होती ये चीज़, अगर मतलब भाई चीज कैसे भी होती है, तुम कंट्री के बंदे को थोड़ी गाली दोगे यार. मैं कह रहा हूँ बाकी स्पोर्ट्स में चीज होती है क्या, ये सेम चीज. जैसे कि मतलब जैसे मान लो अभी रामोस है, वो स्पेन से है लेकिन वो बार्सिलोना में आएगा तो गाली खाएगा. तो आई थिंक मुझे मजा भी आता है चीज देखने में. नहीं, वो अलग, सही गलत की बात अलग है. स्पोर्ट्स में इमोशंस काम करते हैं, उसके हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं. तो फिर तो वो भी आकाश चोपड़ा कैन आल्सो से द सेम थिंग टू यू. हाँ, तो मैं कहता हूँ कि आई गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट आई पर्सनली डोंट वांट कि ये चीज हो उसके साथ. अगर ये कोई और प्लेयर होता, अगर कोई और फॉरेनर प्लेयर होता, तो आई वुड हैव बीन टोटली विद इट भाई कि हाँ भाई करो, मजा आएगा, करते रहो, ऐसी स्पाइसी होगी लीग, ऐसी एंटरटेनमेंट बढ़ेगा. बट जस्ट बिकॉज ही इज एन इंडियन प्लेयर, आई डोंट वांट कि उसके साथ चीज हो. ही इज नॉट जस्ट एनी अदर इंडियन प्लेयर. हाँ, ही इज इन द पोटेंशियल कैप्टेंसी स्लॉट. वो 3-4 नामों में से एक उसका भी नाम है. राइट. जस्ट सो मुझे पता पर्सनली लगता है कि हार्दिक पांड्या को पिछले 2-3 महीनों में बहुत अननीडेड हेट मिला. वन ऑफ द, आई थिंक ही इज द मोस्ट हेटेड इंडियन क्रिकेटर राइट नाउ एंड बहुत अननेसेसरी हेट है. क्योंकि उस क्या ही करेगा भाई, उसमें उसकी क्या गलती है. राइट. तो उसको मिल रहा है मुंबई में आने का चांस, तो वो क्यों नहीं आएगा. उसके लिए तुम, क्योंकि रोहित शर्मा को हटा देगा कैप्टनसी से, तो आई नो इट वाज बैड एंड आई स्टिल थिंक कि रोहित शर्मा को कैप्टन होना चाहिए था, बट उसके लिए तुम हार्दिक पांड्या को गाली क्यों दे रहे हो. आई थिंक 1-2 चीज़ें हैं. आई थिंक वो जो चीज़ निकल के आई थी कि वो इसी शर्त पे आया था कि भाई मैं मुंबई आऊँगा तो मुझे कैप्टनसी चाहिए. तो उसके एंड से वो फेयर डिमांड है भाई. डिमांड फेयर हो ना, व्हेन यू नो कि एक कैप्टन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो आई थिंक एक थोड़ी सॉर्ट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट दी जा सकती है. तो उसके लिए क्या होना चाहिए था आइडिया, जो कि हमने पहले पॉडकास्ट से कवर करा हुआ है कि कौन इस मामले में कौन सही है गलत है. मैं इसको डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड से लिंक कर दूंगा और डिटेल हमने एक्सप्लेन करा है कैसे रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ जो है. हमने उसमें ये भी कवर करा है कि अगर व्हाट यू सेइंग इज ट्रू कि वो थोड़ी ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वो डिसाइड कौन करेगा वहाँ. दैट इज वेयर द मैनेजमेंट विल पुल डाउन द लेग एंड से कि नहीं भाई थोड़ी रिस्पेक्ट तुझे भी मेंटेन करनी होगी, तू कैप्टन बन जाकर एक सीजन वेट कर ले. राइट. ताकि रोहित शर्मा को अच्छा फेवरेट मिले. बट वो तो अपने एंड से ये बात तो पुट फॉरवर्ड करेगा ना कि भाई मैं कैप्टनसी के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे. अब तुम इस साल बनाओ या अगले साल बनाओ, लेकिन आई हैव माय इंटेंशंस वेरी क्लियर. नहीं, फिर तुम नेगोशिएट करो उसके बेसिस. जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से तो ये था ना, मैं आ रहा हूँ इस टाइम में मुंबई इंडियंस में, मुझे कैप्टनसी तुम दोगे तुरंत तो मैं आ जाऊंगा. अगर ये सेम चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर रोहित शर्मा जाके धोनी के पास जाए चेन्नई में और बोले कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे बट मुझे कैप्टनसी चाहिए, आई थिंक इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल रोहित शर्मा का कि उसने ये चीज क्यों बोली चेन्नई से. You can say कि मैं धोनी के बाद बनूंगा. हाँ, तो then you negotiate and say कि भाई 1 साल तो नहीं हो सकता. ये क्लब बोल रहा है ना, ये प्लेयर की साइड से नहीं आ रहा. ये प्लेयर की साइड से नहीं आ रहा. ठीक है, बट क्लब को बोलना चाहिए था ना. इस क्लब भी तो चुपचाप मान गया. I think club and हार्दिक पांड्या to some extent they both are at fault here. मैं सिर्फ क्लब को नहीं बोलूंगा. बट पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली हेट सारा जो हार्दिक पांड्या. हाँ, वो तो है. राइट. सो रिगार्डलेस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज कि यार दिल्ली कैपिटल्स के इस फेज में जितने भी होम मैचेस है, 2 हैं, वो दोनों के दोनों ही दिल्ली में नहीं होने वाले. ऐसा क्यों है? वो दोनों के दोनों मैच विशाखापट्टनम में होंगे, जो कि भाई एब्सोल्यूट 200 वाली पिच है. हाई स्कोरिंग गेम्स, तो मजा आएगा वहां पे देखने में. क्यों है? बिकॉज अपेरेंटली फिरोजशाह कोटला के ग्राउंड्समैन ने कहा है कि भाई हमें एक फ्रेश पिच आईपीएल के लिए तैयार करने में टाइम लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि अभी WPL शुरू हो रहा है एंड उसमें वो 11 गेम्स लगातार होस्ट करने वाले हैं फिरोजशाह कोटला में, इंक्लूडिंग द फाइनल. सो फिर एक नई पिच तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, गैप लगेगा. अच्छा, दिल्ली में फाइनल है? हाँ. ओके. तो फ्री में दिखा दें भाई, चलने भाई फिर. तो पॉइंट ये है कि इसी के चलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के जो फैंस हैं यार, आपको दिल्ली में मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे पहले 15 दिनों में. तो उसके बाद होपफुली उन 2 हफ्तों के टाइम में नई पिच बन चुकी होगी एंड तब हम लोग मिल के सब होपफुली दिल्ली में मैच देख सकते हैं. नेक्स्ट इज विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेम. ठीक है, हमने कहा था कैसे 15 दिनों में 21 गेम्स होने वाले
एंड यूजुअली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 21 गेम्स है, 10 टीमें हैं, तो हर टीम के 2 या 3 मैच मैक्स होने चाहिए। हाँ, मोस्टली सबके 2 और एक किसी टीम के 3 होंगे। हाँ, यहाँ पे गुजरात, दिल्ली और बैंगलोर, इन तीनों के 5-5 गेम्स हैं भाई। ओके, 21 गेम्स में से इन तीनों के 5-5 गेम्स हैं, बाकी सबके 4 गेम्स हैं, ठीक है, और केकेआर के सिर्फ 3 गेम है। ओके, तो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ टीम्स 5 मैचेस खेल चुकी होंगी 2 हफ्तों के बाद, एंड एक टीम सिर्फ 3 ही मैचेस खेली हुई है। इसी के चलते जो इलेक्शन के बाद जो शेड्यूल आएगा उसमें भी काफी इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, क्योंकि यूजुअली आईपीएल में क्या होता है कि हर टीम का एक मैच होता है, फिर दोबारा हर टीम का एक मैच होता है। राइट। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक टीम 2 मैच डेज मिस कर चुकी हो, फिर लेकिन फिर वो 3 दिन के गैप में उनके 2 हो जाएंगे मैचेस, मतलब सॉरी 1 दिन के गैप में 3 दिन के अंदर 2 मैचेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। आई वंडर वाई, डू यू थिंक ऑफ एनी रीजन जो कि हो सकता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों एक्चुअली में करा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मैचेस बाकी टीम के नहीं कर सकते, सारी टीम्स प्रिपेयर्ड तो होंगी मैच खेलने के लिए आईपीएल से पहले। तो अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि क्यों उन लोगों ने एक्चुअली डिसीजन लिया है। एंड इसके बाद एक और न्यूज़ पाएंगे विच इज़ अबाउट केकेआर, बिकॉज केकेआर मेरी टीम है। एक या 2 न्यूज़ हैं। पहले जो रूमर है वो ये है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ रूमर ओनली, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा मैं। गंभीर ने अपेरेंटली कहा कि सरफराज खान को लेके आओ। ओ भाई, एकदम से मिडिल ऑर्डर में ओके, एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए। आई थिंक ये रूमर ही है, बिकॉज आई थिंक केकेआर का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सॉलिड लग रहा है, एंड मिडिल ऑर्डर तो ऑलरेडी तगड़ा है ही। रसल है, रिंकू है, नीतीश राणा है, अभी श्रेयस अय्यर अगर 1 डाउन 2 डाउन जहाँ भी खेलेगा, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ फायर पावर। तो आई डोंट थिंक वी रियली नीड इट। बट अगर सरफराज खान आता है बिकॉज ही इज़ एन इंडियन प्लेयर एंड कोई गारंटी नहीं दे रहे उसको हम लोग कि तो स्टार्ट कराएंगे, तो आई डोंट माइंड हिम एज एन एडिशन। ये तो आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस टाइम पे। दिल्ली आई डोंट थिंक इतनी इजीली जाने देगी, स्पेशली बिकॉज उसने अब एकदम से परफॉर्म कर दिया, तो ही इज गेटिंग ऑल द हाइप राइट नाउ। राइट, आई डोंट थिंक इस टाइम पे दिल्ली उसे जाने देगी। अगर ये टेस्ट मैच में नहीं खेला था तो शायद दिल्ली जाने भी देती, बट राइट नाउ आई थिंक इट वाज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। नहीं, क्या दिल्ली ने उसको ड्रॉप नहीं कर दिया था? नहीं, आई थिंक वो था ना कि लास्ट टाइम एक बार चांस, वो तो पृथ्वी शॉ था, पता नहीं। आई थिंक अभी भी दिल्ली के भाई मेरे को याद नहीं आ रहा, आई हैव टू रीचेक। नहीं है तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा ले आओ फिर तो। हाँ, फिर तो एक बार तुम चेक करना एक बार, तब तो मैं दूसरी न्यूज़ बताता हूँ सबको, बिकॉज आई समहाउ थिंक कि शायद उसको हटा दिया गया था, आई थिंक रिलीज कर दिया था। द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट केकेआर इज कि यार गस एटकिंसन, ठीक है, गस एटकिंसन एक इंग्लिश प्लेयर है जो कि अभी इंडिया के टूर पे भी खेल रहे हैं, ही इज इन द स्क्वाड। एंड भाई साहब ने कह दिया कि हम लोग अभी यहाँ पर तो रह सकते हैं आईपीएल में, सॉरी इंग्लैंड वाले जो इंडिया का टूर चला उसमें तो रह सकता हूँ मैं, खेलने का मौका मिलेगा तो खेलूंगा अभी, लेकिन मैं आईपीएल से अपना नाम विड्रॉ कर लूँ। ओके, एंड ये टिपिकल इंग्लिश बिहेवियर है। हमने कितने सारे इंग्लैंड प्लेयर्स को देखा है कि लोग लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लेते हैं अपना नाम, एंड दे डोंट गिव एनी रिस्पेक्ट टू द आईपीएल। राइट, ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड का कोई टूर चल रहा है उस टाइम पे कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, ये जस्ट वो ही है कि बस करना है विड्रॉ तो करना है, देयर इज नो इंजरी बाय द वे। सो वन इन्वेस्टमेंट बाय केकेआर दैट विल नॉट रीप एनी बेनिफिट्स, एंड इसके चलते फिर हमने दुष्मंत चमीरा को साइन कर लिया, राइट, फ्रॉम श्रीलंका। तो आई थिंक इन अ सेंस ऑल्दो ही इज 31 years old, इन अ सेंस इट इज़ गुड बिकॉज दोनों ही आई थिंक स्टार्ट तो नहीं करने वाले थे, तो बैकअप में कोई ऐसा प्लेयर है जो कि आपके साथ हमेशा अवेलेबल होगा। बट ऑन द अदर हैंड काइंड ऑफ इरिटेट्स मी एज वेल कि इंग्लिश प्लेयर्स इसीलिए कोई हर बार इनके साथ ही क्यों होती है सब नौटंकी। बाय द वे रीजन भी नहीं है, सरफराज खान अनसोल्ड गया है, हाँ, तो वो अवेलेबल होगा, हो सकता है, राइट, वही मैं सोचा था। बट आई थिंक भाई केकेआर के लिए मैं ये समाप्त करूंगा कि वन पोटेंशियल गुड न्यूज़, बिकॉज आई वोंट माइंड हिम इफ ही इज एडेड टू द टीम, अच्छा ही है, हाँ। बट ये दुष्मंत चमीरा वाला जो सीन हुआ है, जो एटकिंसन ने विड्रॉ करा अपना नाम, डोंट यू थिंक इट इज क्वाइट ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम द इंग्लिश? बहुत अनप्रोफेशनल है। आई थिंक इस चीज़ पे तो वो होना चाहिए भाई, सारे इंग्लिश प्लेयर्स, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी। ऑस्ट्रेलियन तो चलो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बोर्ड जो है उससे स्पेसिफिकली ये चीज़ रिलीज करी है स्टेटमेंट कि इस टाइम से इस टाइम तक सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे लीग में खेलने के लिए। तो आई थिंक उनने अच्छा करा कि उन लोगों ने फॉर्मली ये चीज़ बोल दिया। ईसीबी का भी भाई देखना पड़ेगा, ये क्या ले लेते हैं और फिर बाद में हम नहीं खेल सकते, तो भाई पैसे भी मत लेना अगली बार से। एग्जैक्टली, तो आई थिंक बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, बहुत अनप्रोफेशनल है, बिकॉज पूरी टीम की प्लानिंग ही ऐसे हो रखी होती है यार कि हम इन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे तो हमारी टीम में कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, फिर लास्ट मोमेंट पे चेंज करना इट इज नेवर अ गुड साइड फॉर एनी क्लब। तो वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम एटकिंसन। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2 इंडियन प्लेयर्स, जो कि हमारी आखिरी के 2 न्यूज़ होने वाली है। पहला होने वाला है मोहम्मद शामी के साथ। क्या हुआ भाई, बता दो। मोहम्मद शामी बाय द वे भाई उनकी एंकल इंजरी है, तो वो यूके जाने वाले हैं, एंड इसी के चक्कर में वो आईपीएल भी मिस करेंगे एंड T20 वर्ल्ड कप भी मिस करने वाले हैं। नाउ ये न्यूज़ आई है कि पूरे वर्ल्ड कप के टाइम पे उनने इंजेक्शंस लेके खेले।
क्रेजी भाई। एंड उसके साथ वो अपना सबसे ज़्यादा विकेट्स भी लिए थे भाई वर्ल्ड कप के अंदर। एंड ऑब्वियसली हमारे स्टार प्लेयर थे, तो भाई मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम भाई, जो भी उन लोगों ने उनने करा अपने हमारे कंट्री के लिए। बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग मिस। IPL तो चलो होगा ही होगा GT के लिए, बट वेरी बिग मिस फॉर इंडिया एज वेल इन द T20 वर्ल्ड कप। मेरा मेन कंसर्न वही है। देखो GT के लिए तो पहली बात आई थिंक इट इज नॉट लुकिंग गुड। मेन बॉलर गया, मेन ऑलराउंडर जो कि उनका कैप्टन था वो भी गया, पांड्या। अब गिल के अंडर कितना ही अच्छा खेलेंगे, पहली बार कैप्टेंसी कर रहा है, शायद ये पहला सीजन ऐसा होगा जहाँ पे गुजरात को हम लोग थोड़ा हिकअप्स लेते हुए देखेंगे। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर वो क्वालिफाई नहीं करते ओके प्लेऑफ्स के लिए। तो दे डू हैव द मैंटल टू डू इट, बट यू नेवर नो, क्योंकि कुछ मेजर लीडरशिप फिगर्स अब ड्रेसिंग रूम से जा रहे हैं, सो वो एक वॉइड छोड़ के तो जाती ही हैं। बट फॉर शामी थोड़ा ये डूबियस सिचुएशन है, बिकॉज अपेरेंटली लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे NCA को भी ब्लेम कर रहे हैं। ओके क्यों? क्योंकि शामी को भी ट्रीटमेंट पता क्या दिया गया था, लंदन में था वो, एंड ही वॉज बेसिकली टोल्ड कि हम आपको इंजेक्शंस देंगे 2 महीने तक, एंड उसके बाद आप विद इन 3 वीक्स आप थोड़ा लाइट जॉगिंग करना शुरू कर दोगे, एंड फिर आप इवेंचुअली वहाँ से अपनी रिकवरी प्लान कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज इंजेक्शंस। 3 हफ्ते बाद पता चलता है कि भाई ये इंजेक्शन आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। एंड सो जो सर्जरी हो जानी चाहिए थी लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास आइडियली, वो अब फेब एंड या फिर मार्च में होगी, राइट। एंड सो वो 2-3 महीने की प्रोग्रेस हमारा T20 वर्ल्ड कप भी खा जाएगा। एंड अब सीधा अक्टूबर में जाके रिकवरी स्टार्ट होगी। मतलब अक्टूबर में कह रहे हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट हिम बैक इन द टीम, बट वही पक्का नहीं है कि तब तक आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोग NCA को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जब आपको पता था सिचुएशन की सीरियसनेस कितनी है, जब पूरे वर्ल्ड कप में दर्द के साथ इंजेक्शंस लेके खेला है, एंड क्यों ना उसको डायरेक्टली सर्जरी कराने को बोला। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज अभी मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने थे शामी के आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑल्सो, ही सेड कि मैं हर बार मैच के बाद हॉस्पिटल भागता था इंजेक्शंस लेने के लिए, राइट। पता नहीं घुटनों में थे या एंकल में थे, कहाँ थे वो, एंड बेसिकली ही वाज इन दैट लेवल ऑफ पेन। एंड क्वाइट फ्रैंकली जिनको ये बात क्लियर नहीं हुई है, बिकॉज ही प्लेड द वर्ल्ड कप, उसके वजह से नाउ ही हैज हैड टू सैक्रिफाइस सो मच। तो पहली बात तो क्रेडिट टू दैट गाय, बिकॉज ऐसा टाइम जहाँ पे लोग इंडिया के मैचेस मिस करके IPL खेलते हैं, वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करके IPL मिस कर रहा है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सनली। बट डू यू थिंक दिस वाज पुअर प्लानिंग ऑन NCA's? आई थिंक अगेन ये जो भी मेडिकल एक्चुअली में जो सीन हुआ होगा, ऑब्वियसली आई कैंट एक्सप्लेन दैट, बट एज थिंग्स सीम राइट नाउ आई थिंक थोड़ी पुअर प्लानिंग तो मुझे लग रही है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के टाइम से वो इंजेक्शंस ले रहा था, दैट मीन्स कि NCA को पता तो होगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। अगर 3 महीने तक आप इंजेक्शंस देते रहो, फिर आपको पता चला नहीं ये तो काम नहीं कर रहा, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आई थिंक थोड़ा तो अजीब लग रहा है सुनने में कि भाई तो आप इतने वर्ल्ड कप के पूरे जितने भी मैचेस 11-12 मैचेस खेले, तब आपको पता था कि क्या प्रॉब्लम है उससे, उसके बाद भी आप एक सही प्लान नहीं रख पाए उसके लिए, फिर उसके 3 महीने उन्होंने इंजेक्शंस लिए, 3 महीने इंजेक्शंस लेने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ रही कि अच्छा नहीं अब तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आई थिंक थोड़ा अजीब तो लग रहा है। देखो किसी भी प्लेयर के लिए आइडियली हमेशा पहला मोड ऑफ रिकवरी विदाउट सर्जरी ही ट्राई करा जाता है, राइट, कि सर्जरी को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करा जाए, क्योंकि सर्जरी के चक्कर में बॉडी को ट्रॉमा ही बहुत मिलता है। हाँ। उससे रिकवर होने में टाइम लगता है। फिर लोगों को देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि सर्जरी सबसे बड़ा क्विक फिक्स है, बट सर्जरी बेसिकली आप बेहोश होते हो तब आपकी बॉडी पे काटा पीटी चल रही होती है, तो बॉडी पे वो ट्रॉमा लग ही रहा होता है, उस ट्रॉमा से रिकवर करने में आपकी बॉडी को अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो आप फिजिकली अपनी बॉडी को स्ट्रेन कर ही नहीं सकते उतने टाइम पे। बेसिकली सर्जरी तो क्या 1 दिन के अंदर हो जाएगी, तो अक्टूबर में कम बैक टू एक्सपेक्टेड है, बिकॉज 3-4 महीने तो बॉडी को ट्रॉमा से हील करने में लग जाएंगे, फिर आप बॉडी पे इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट कर सकते हो, खेलना शुरू कर सकते हो। तो अगर उतने महीने दे के बिना सर्जरी के ही अगर आपको काम निकल जा रहा है या फिर उससे कम में, तो यू वुड ऑलवेज वांट दैट फर्स्ट ऑप्शन टू बी द केस। सो आई डोंट ब्लेम NCA फॉर ट्राइंग आउट दिस ऑप्शन। बस पॉइंट यही है यहाँ पे कि जब आपको पता है कि हर साल वर्ल्ड कप आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं, एंड बेसिकली टाइम जो खाली है वर्ल्ड कप्स के बीच में वो बहुत कम है, हाँ। तो क्या हम लोग को फिर वहाँ पे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए था? बस एक ये डाउट रहेगा। ओके, बट आई वोंट आउटराइटली ब्लेम NCA फॉर दिस। बट जो लास्ट न्यूज़ है उसमें NCA के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा, या फिर रादर मैनेजमेंट के ऊपर, राइट, बिकॉज श्रेयस अय्यर की बात हम लोग करने वाले हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली बता दो, आई एम जेन्युइनली फ्यूमिंग। तो श्रेयस अय्यर के साथ ये सीन हुआ है कि उनने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स खेलने से मना कर दिया,
एंड उनने कहा है कि उन्हें बैक पेन है इस टाइम पे, बट अपेरेंटली NCA ने BCCI को ये चीज़ ईमेल करी थी कि ही डज नॉट हैव एनी न्यू इंजरीज एंड ही इज़ कम्प्लीटली फिट राइट नाउ। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं एंड इसके चलते हुए श्रेयस अय्यर को कायदे से खेलनी चाहिए थी चीज़ें, बट एज वी हैव सीन विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स IPL आने वाला है एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IPL। इसी के चलते जयशाह ने BCCI ने अभी ये चीज़ एक स्टेटमेंट निकाली थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप मिस नहीं कर सकते, जो प्लेयर इस टाइम पे आइडल बैठे हैं उन जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, ये मत सोचो कि IPL के बेसिस पर आप टीम के अंदर आ जाओगे। बट क्लियरली कुछ प्लेयर्स ने वो बात नहीं सुनी है एंड दिस सीम्स टू बी वन ऑफ दोज केसेस। आई थिंक it is right for all the fans to be fuming right now. I have lost respect थोड़ी बहुत। Same, I think to some extent तो मैं भी कर चुका हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जब थर्ड टेस्ट मैच की स्क्वाड आई थी, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट पॉडकास्ट, मैं उसको लिंक कर दूंगा नीचे ऊपर कार्ड्स में इफ आई फाइंड इट। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने कैसे कि जब ये स्क्वाड निकली थी थर्ड टेस्ट मैच की, तो उसमें 2 कम्युनिकेशंस थे BCCI से। हाँ। एक कम्युनिकेशन क्या था, श्रेयस अय्यर रूल्ड आउट, विच मीन्स कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर निकाला गया, एंड एक था कि उसको बैक स्पैज़म्स है और कुछ इनर थाई में कोई ग्रोइन इंजरी है, सोर ग्रोइन है कुछ है। ये दोनों चीज़ें बोली थी कि ये दोनों रिएग्रेवेट हो गई है। तो BCCI ने खुद ही 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे। एक है कि भाई सब फिट है लेकिन वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बाहर हुआ है, दूसरा है कि उसको इंजरी इससे उसको 3 टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। एंड हमने तब भी डिस्कस किया था कैसे ये बहुत फिशी लग रहा है सुनने में, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली अय्यर को कोई इंजरी लग नहीं रही देखने में। हाँ। कि एकदम से इंजरी हो गई है। राइट। एंड बैक स्पैज़म और अपना ग्रोइन इंजरी सभी को हो रही होती है, कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं है। राइट। तो सेकंड टेस्ट मैच की जब स्क्वाड आई थी तब थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने में फिर भी 8-10 दिन थे। आपको पहले से पता है कि 8-10 दिन में रिकवर नहीं हो पाएगा। राइट। या फिर चौथे टेस्ट मैच के रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इट अगर आप इफ यू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स तो तभी से क्लियर हो चुका था कि आपका इंजरी का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू है। एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ क्योंकि इसको इंजरी नहीं है अभी तो ये रणजी तो खेलना पड़ेगा, बिकॉज जयशाह ने कह दिया भाई कि यार ये कोई तरीका नहीं होता ये ईशान किशन वगैरह के लिए कि आप अपना मस्ती कर रहे हो सीधा IPL में खेलने के लिए और रणजी के मैचेस मिस कर रहे हो, ऐसे फिर आप इंडिया में सिलेक्ट नहीं होने वाले। तो अय्यर को इंजरी नहीं है तो खेलना तो पड़ेगा रणजी ट्रॉफी के मैचेस, और तब क्लियर हो जाएगा कि इसको इंजरी कोई थी नहीं एंड परफॉर्मेंस की वजह से बाहर निकाला गया था। तो अय्यर भाई साहब ने दे डिड वन बेटर, उन्होंने कहा कि मैं रणजी भी नहीं खेलूंगा। बट फिर NCA ने कहा भाई हम सबके बाप हैं, हमने पीछे से हमने भी रिवील कर दिया हर कोई एक को वन बेटर करे जाना है। एंड NCA ने फिर एक्सपोज कर दिया कि भाई इंजरी तो कोई है ही नहीं। तो इससे 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात ये कि जब उसको सेकंड टेस्ट मैच के बाद स्क्वाड से निकाला था इंग्लैंड के अगेंस्ट तो वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे था। सेकंड बात ये कि भाई रणजी वो क्यों नहीं खेल रहा, क्योंकि इंजरी का इशू नहीं है, because he is kind of irritated and just wants to focus on the IPL and he is not giving the due respect and importance to Ranji matches, right, which clearly means कि श्रेयस अय्यर भाई KKR का कैप्टन है मेरी टीम का। I have lost a lot of respect. I think बड़ा अजीब यही है, and I think पॉइंट वही है कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ एंड इसलिए वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या रणजी ट्रॉफी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। भाई ये क्या बिहेवियर है? आई थिंक बट अजीब बात ये है कि आई थॉट कि जब ये जयशाह की तरफ से स्पेसिफिकली आ गई है न्यूज उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे। आई थॉट कि इसके बाद तो अब सब लोग भागेंगे भाई हमें अब रणजी ट्रॉफी। ईशान किशन बाय द वे खेलने लग गया था रणजी ट्रॉफी, उसने बाद में अप्लाई कर दिया था। हाँ। वापस टीम के साथ आ गया था, करना ही पड़ेगा भाई। राइट। तो मैं वही सोचा था कि जब ईशान किशन गया तो आई थॉट दिस वाज बाउंड टू हैपन भाई। अब जब ये चीज बोल दिया इसके बाद तो इन लोगों को करनी पड़ेगी वो चीज। बट द फैक्ट दैट श्रेयस अय्यर स्टिल इज नॉट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, आई थिंक इट्स जस्ट दैट ही डजंट केयर राइट नाउ कि भाई ठीक है मैं तो IPL ही खेलूंगा। अगेन एज यू सेड कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड पिस्ड राइट नाउ। बट वही बात है कि भाई लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस एंड जो चीज़ लेआउट करी गई है इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट देन ऑब्वियसली यू वोंट गेट द रिजल्ट्स देन। With this behavior and the performances in the test matches, I don't think he should be selected also for the test matches again because now we have too many backups भाई। सरफराज भी है, होपफुली पाटीदार भी चल जाएगा। राइट। तो KL राहुल एंड अपना विराट कोहली वापस भी आ जाएंगे तो जाएंगे। राइट। सो अभी तो जडेजा ने भी ऊपर अच्छी बैटिंग कर दी। इतने सारे ऑप्शंस हैं, व्हाई लुक बैक एट श्रेयस अय्यर नाउ? अगर ऐसा बिहेवियर ही चलना है तो ऋषभ पंत भी वापस आएगा इवेंचुअली, तो वो भी कीपिंग ऑप्शन है एंड ही लाइक्स टू बैट अप द ऑर्डर एज वेल। तो आई थिंक दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। मतलब आप इंजरी फेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? एंड आई थिंक इस टाइम पे तो स्पेसिफिकली नहीं आनी चाहिए थी। मतलब आप कह सकते हो कि आई थिंक किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो ये चीज़ होगी यार मेरे को और चांस मिलता तो शायद मैं कर देता। बट द फैक्ट दैट यू आर अल्टीमेटली रिमूव फ्रॉम द टीम और फिर अल्टीमेटली इफ यू आर ट्राइंग टू पुल आउट दिस स्टंट जो भी है ये, देन इट शोज कि यू डोंट हैव दैट मेंटालिटी कि आपको वापस कम बैक करके टीम के अंदर आना है।
इफ यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन कि नहीं मैं अब सीधा मैं IPL ही खेलूंगा, जो होगा देखा जाएगा, देन क्लियरली यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग whatever the process has been laid out. और जितने भी शेयर्स के फैंस होंगे ना जो कि शायद कह रहे होंगे कि यार उसकी एग्जैक्टली क्या ही गलती है यहाँ पे, कोई भी केस उठा लो यहाँ पे, किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर लो इस केस को, अय्यर की गलती निकल के आएगी। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि भाई श्रेयस अय्यर ने तो कभी कहा नहीं कि मुझे इंजरी है, तो तुम उसको ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो भाई पहली बात तो ये कि अगर इंजरी नहीं है तो फिर वो रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहा? गलती इसकी वहां पर है। दूसरा इशू ये कि अगर इंजरी थी तो कम्युनिकेट क्यों नहीं करी सही से? नहीं, और ये इंजरी वाला पॉइंट तो बोल दिया ना उसने, बैक पेन है इसलिए मैं नहीं खेल रहा, तो ये चीज तो आपने बोल दिया है कि मेरे को इंजरी है। पॉइंट वो है कि NCA ने क्लियरली एक्सपोज कर दिया। उसने कहा बोली ये चीज, वो तो BCCI ने बोली थी ना। नहीं, ये जो अभी रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहा है इसके पीछे का रीजन श्रेयस अय्यर की तरफ से आया, दैट ही इज नॉट प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी मैचेस ड्यू टू बैक पेन है। हाँ, और उसी चीज को एक्सपोज करते हुए NCA ने BCCI को ईमेल करा है कि he has passed all the fitness tests और कोई नई इंजरी नहीं हुई है श्रेयस अय्यर। तो he is faking an injury, clearly at fault, साफ ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया कि आपकी गलती है इस बार। तो आई थिंक कोई सिनेरियो तो बनेगा ही नहीं जिसमें श्रेयस अय्यर की गलती नहीं होगी। Clearly he is at fault. Why do you think he would fake this injury? Because he wants to maintain the fact कि उसको इंडिया से इसलिए निकाला गया था कि इंजरी थी। I don't think not on the basis of performance. मतलब भाई अगर ये है तो फिर इट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू कि अपनी ईगो को सहला रहा है। हाँ, फिर तो मतलब आप अपने फ्यूचर को बर्बाद करो जस्ट सो दैट कि आपकी पब्लिक इमेज गंदी ना हो जाए। तो दूसरा रीजन नहीं हो सकता है कि फिर वो IPL है भाई, अवॉइड करना चाहता है मैचेस, IPL फोकस। IPL, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट IPL नाउ। In both the cases, you will see how Iyer is at fault and it is very disrespectful. Right. And बहुत ही unprofessional है ये। What do you think should be the protocol to deal with his future with the Indian cricket team? I think very simple protocol is just not to pick him. In all the formats या फिर सिर्फ टेस्ट? I think all the formats तो शायद डिफिकल्ट होगा। T20 में तो चलो वैसे भी इस टाइम पे बाहर ही है वो, तो आई थिंक वर्ल्ड कप नहीं होगा। ODI होने ही 3 मैचेस हैं, तो उसका तो आई थिंक बड़ी गंदी चीज उसने ये करी व्हेन ही नोज कि ODI नहीं होने वाला। T20 में शायद नहीं खेलूंगा, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में मेरे पास चांस है अपनी जगह बनाने का, क्योंकि पूरे साल भर के टेस्ट मैचेस होंगे। सो आपने बस ये 2 महीने की साइकिल देख ली कि मेरे को IPL अच्छा खेलना है, उसके चक्कर में आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया अपना, क्योंकि साल में maybe he is dreaming कि IPL की वजह से मुझे वर्ल्ड कप में जगह, एंड आई थिंक दिस टाइम अब नहीं होगा ये। हाँ। जो देशा ने बोल दिया इसके अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आई थिंक बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके उसने अपना डिसीजन लिया है जो भी लिया, एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट हिम डियरली, बहुत गंदा होगा। एंड सो to sum this up, I think as a KKR fan, as a more importantly an Indian cricket fan, I think this is a very bad example to set for everybody. अगर आपके एम्प्लॉयर ने बोल दिया साफ साफ कि क्या डायरेक्टर्स होने वाले इंडियन टीम में आने के लिए, उसके बाद में उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर ठीक है भाई आप करते रहो। फिर आपका, मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि BCCI will start mingling with the IPL contracts also. Okay. Sometime in future, if players don't fall in line. क्योंकि अभी भी कोई देखो, अभी डायरेक्टिव्स दे दिए, बट जो अपोज करना चाहता वो तो कर ही रहा है ना। अय्यर ने अपोज कर ही दिया, तो इनको फिर लाइन पे कैसे लाया जाए? 2 तरीके हैं, या तो अपना कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो वो खत्म कर दो, या तो IPL का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दो। ओके, कि भाई BCCI के डायरेक्टर्स फॉलो करोगे तभी IPL खेलने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी खेलता जा रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे IPL इज द प्रॉपर्टी ऑफ BCCI। तो वो कर सकते हैं इसमें अपना जो चाहे, प्राइवेट बॉडी है। आई थिंक कोई सूटेबल एक्शन तो होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड नॉट बी अलाउड टू जस्ट बी। एंड आई थिंक सबसे बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी BCCI की यही है, जो कि हमने अभी कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस किया था जब ये रूल आया था। अगर अब भी श्रेयस अय्यर को ले लिया बाई चांस, तो आई थिंक दैट विल सेट अ बैड एग्जांपल, एंड देन BCCI इज नोबडी टू क्वेश्चन एनीवन कि नहीं भाई तुम लोग IPL को क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो तुम मत लो ना। हाँ, फिर मत लो सीरियसली। तो अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो भी नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए BCCI को, यही होना चाहिए कि दैट दे शुड नॉट बी पिकिंग हिम फॉर द टेस्ट स्क्वाड। अब सिंपल सी बात ही है, एंड आई थिंक यहीं पे हमें पॉडकास्ट एंड करना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक पॉडकास्ट देख रहे थे भाई, पहली बात तो लाइक कर दो, कमेंट करो जितने भी टॉपिक्स हमने करें, क्योंकि अगेन भाई ये क्रिकेट के टॉपिक्स, IPL आ रहा है स्पेसिफिकली, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अपने जो भी थॉट्स है कमेंट करके बताना, एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो भाई ये पॉडकास्ट या फिर ये चैनल, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बट जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाली है वो कौन सी होनी चाहिए? वो आपको भाई यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।